Hello everyone. I hope that you are enjoying with my e-commerce classes. I have already delivered you 3 classes of e-commerce, and in that classes what I discussed, what is e-commerce, how technology influence in our day-to-day life, what is difference between traditional commerce and e-commerce, and after that in the last class, that was the third class, what I discussed about benefits of e-commerce for users, benefits of e-commerce for companies, benefits of e-commerce for government, and finally I conclude third class with what are the limitations of e-commerce. And in today class, what I am going to discuss is e-business model. This is one of the striking feature of e-commerce, and what I said to you in last class, that कि आप अपने घर में अगर कोई आपके घर के मेंबर्स हैं जो आपको जिनको ई कॉमर्स में कुछ इंटरेस्ट है, उनको कुछ बिजनेस करना है, तो आप उनको साथ में बिठाओ, तो आपको उनको बिठाना चाहिए। पता नहीं आपने बिठाया नहीं बिठाया है, पर आपको उन्हें बिठाना चाहिए साथ में, उन्हें भी सीखना। अगर उनको सीखना है तो ये बहुत अच्छी क्लास उनके लिए भी साबित होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, याद होगा मैंने आपको कहा था पिछली क्लास में कि अब हम लोग एक काम करेंगे कि हर क्लास में पहले पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए एक बार हम पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन। देखिए, पिछली क्लास में बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट हुआ था दैट वाज ई कॉमर्स के बेनिफिट्स पे हमने काम किया था, बेनिफिट्स को हमने समझा था। तो आज बेसिकली हमें ई कॉमर्स का बेनिफिट्स और उसका लिमिटेशंस को रिवाइज करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 से हम रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? लिस्ट एंड एक्सप्लेन सम बेनिफिट्स यूजर और कस्टमर्स कैन डेराइव फ्रॉम द ई कॉमर्स सिस्टम। एंड इसके ऊपर 2 बार एमटीपी में क्वेश्चन आया है, लेकिन दोस्तों अभी तक जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आया है। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो प्लीज़ इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको बहुत अच्छे से रिटेन करना है इस टॉपिक को, क्योंकि इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ 2 बार एमटीपी में क्वेश्चन आ चुका है। जो क्वेश्चन एमटीपी में अपना जगह बना लेता है वो क्वेश्चन कभी न कभी एग्जाम में जरूर आता है दोस्तों। तो आइए यहाँ देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन में 19 में आया हुआ है जिसमें यूजर के लिए बेनिफिट पूछा गया है, और 6 नंबर का क्वेश्चन जिसमें इंडिविजुअल और बिजनेस, मतलब इसमें आप यूजर के लिए भी लिख सकते हैं और बिजनेस के लिए भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक आप लिखेंगे, आपके लिए चॉइस है यहाँ पर। तो देखो यहाँ कहता है द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजर। सबसे पहले हम यूजर की बेनिफिट की बात करते हैं। आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था दोस्तों CCE वैट, CCE वैट, और इसका मीनिंग है सी फॉर कन्वीनियंस, फिंगर टिप्स पे यूजर के पास अवेलेबल होता है, राइट। दूसरा होता है टाइम सेविंग, आपको कहीं जाके क्यू में नहीं लगना पड़ता है, आप घर बैठे सारा काम कर लेते हैं। जैसे ऑनलाइन बुक्स में अगर आप जाएंगे बुक खरीदेंगे, फिर बुक खरीद के आएंगे, वेट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपका वेटिंग टाइम 0 है सर, आप सीधा लॉगिन करते हैं, बुक सब्सक्राइब करते हैं और स्ट्रेट अवे रीड करना शुरू कर देते हैं। वेरियस ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। देखिए, जितने एक सेलर पे अगर आप जाते हैं तो बहुत सारे एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक ब्रांड का प्राइस कंपेयर करना चाहते हैं, तो उसकी भी यहाँ पर फीचर अवेलेबल है कि आप ऐसा करते हैं कि जैसे एक बिस्किट का ब्रांड आपने सेलेक्ट कर लिया अमेजोन से, अब आप ये चेक करना चाहते हैं सस्ता कहाँ मिलेगा ये ब्रांड, तो आप उसको 4-5 सेलर पे जाके कंपेयर कर लेते हैं। तो ऑप्शंस आपके पास हमारे पास बहुत हैं। ईजी टू फाइंड रिव्यूज़, रिव्यूज़ को फाइंड करना सर बहुत आसान है, राइट। आप जो ऑलरेडी यूज़र हैं उस प्रोडक्ट के, आप अगर उसके रिव्यूज़ पता करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है
कूपन एंड डील्स, आपको बहुत सारे रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, बहुत सारे डिस्काउंट के फीचर्स मिलते हैं आपके पास। जैसे पिछली बार आपने जो खरीदारी किया, आप फर्स्ट टाइम यूजर है, तो इस तरीके से आपके पास कूपन एंड डील के फैसिलिटी होते हैं। देखो मैंने आपको कहा था CCE और उसके बाद मैंने कहा था वैट। अब एनी टाइम एक्सेस, आपके पास एनी टाइम एक्सेस है, ए का मतलब एनी टाइम एक्सेस, आप कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यूजर्स के लिए बेनिफिट्स आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कहता लिस्ट एंड एक्सप्लेन सम बेनिफिट्स बिजनेस और सेलर्स कैन डिराइव फ्रॉम ई कॉमर्स, एक्सप्लेन द रिडक्शन इन कॉस्ट ड्यू टू ई बिजनेस। दोस्तों ध्यान देना, ये एक नया क्वेश्चन इसी पे बना। ये देखो यहाँ पर एक नया क्वेश्चन, एक्सप्लेन रिडक्शन कॉस्ट ड्यू टू ई बिजनेस। ई बिजनेस में कॉस्ट कैसे रिड्यूस होता है? तो आपको याद होगा बेनिफिट्स के अंदर जहां पर हमने पढ़ा था ना कि कॉस्ट रिडक्शन होता है, तो वहां पर हमने पढ़ा था बायर्स के लिए कॉस्ट रिडक्शन होता है क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है किसके अंदर, सप्लायर्स के ऊपर, मोर एंड मोर सप्लायर होता है। फिर सेलर्स के रूप में भी, आपके सप्लायर्स के रूप में भी कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है क्योंकि आप ऑनलाइन बिड में चले जाते हैं और आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। फिर आपके बहुत सारे ओवरहेड कॉस्ट रिड्यूस हो जाते हैं, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है आपका। तो इस तरीके से आपका बिजनेस में कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है इसके अंदर। अब आइए इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ हमें दिख रहा है कि एक्सप्लेन एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट ड्यू टू ई बिजनेस। और ये प्रैक्टिस मैनुअल में ये क्वेश्चन अपना जगह बनाया हुआ है, प्रैक्टिस मैनुअल में, कि कैसे ई बिजनेस में एफिशिएंसी इंप्रूव होता है। सर एफिशिएंसी इंप्रूव में आपको याद होगा हमने बताया था कि एरर कम हो जाता है, एरर कम होने के कारण हमारा एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाता है। टाइम कम लगता है सर, टाइम कम लगने के कारण हमारा एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट हो जाता है। ऑटोमेशन इंटीग्रेशन प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके कारण हमारा एफिशिएंसी इंप्रूव होता है। तो ये एफिशिएंसी इंप्रूव करने का है सर, राइट। अब देखो यहाँ पर अगर हम बेनिफिट्स में आए, ई कॉमर्स के लिए मतलब सेलर्स के लिए आए, तो सबसे पहला तो इंक्रीज कस्टमर्स बेस, कस्टमर बेस इंक्रीज हो जाता है सर। रेकरिंग पेमेंट आसान हो जाता है सर। रेकरिंग पेमेंट का मतलब होता है कि जो पेमेंट बार बार होते हैं, सिमिलर पेमेंट जो बार बार होते हैं, तो रेकरिंग पेमेंट आपके आसान हो जाते हैं। इंस्टेंट ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ डील्स को आप एक साथ कर सकते हैं क्योंकि ये सिस्टम से सिस्टम और यूजर्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ तो सिस्टम काम करता है, तो सिस्टम के काम करने में स्पीड तो ऑलवेज फास्ट होगा क्योंकि ह्यूमन को तो आपने रिप्लेस कर दिया मशीन से, सारे चीज़ आपने मैकेनाइज कर दिया, तो मैकेनाइज करने का ये आपको फ़ायदा मिला। फिर है डायनामिक मार्केट प्रोवाइड किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा सप्लायर्स होता है, जितना ज़्यादा सप्लायर्स होगा उतना ही मार्केट डायनामिक होगा, चेंजेस की पॉसिबिलिटी होगा, गुड्स की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा, बिजनेस की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा। देखिए आ गया ना कॉस्ट रिडक्शन, इसी पे एक सेपरेट क्वेश्चन बना हुआ था। और जो मैंने आपको बताया कि 4 तरीका होता है आपके पास कॉस्ट को रिड्यूस करने का। देखिए एज अ बायर्स, एज अ सप्लायर्स, ओवरहेड कॉस्ट और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। इसके जस्ट बाद है कि एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, कई बार क्या होता है एक क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं उसके आंसर के जो पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पर 2 क्वेश्चन का एडिशनल स्कोप है यहाँ पर, इसलिए मैं बोलता हूं कि ये वाला हमारा क्वेश्चन आंसर वाला जो बुकलेट है उसको आप जरूर पढ़ना, उसको पढ़े बगैर आप अपनी तैयारी को इनकम्प्लीट मानना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर है एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, तो टाइम कम लगता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने में सर। रिडक्शन इन एरर एंड टाइम कम हो गया, एरर कम हो गया। और यहाँ पर रिडक्शन इन इन्वेंट्रीज एंड रिडक्शन ऑफ ऑब्सोलीट इन्वेंट्रीज, क्योंकि डिमांड और सप्लाई जो होते हैं वो ऑटोमेट हो जाते हैं, इन्वेंट्री का ऑटोमेशन हो जाता है। फिर है क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट, नया मार्केट क्रिएट करना आसान हो जाता है। ईजियर एंट्री इनटू न्यू मार्केट, नए मार्केट में जाना आसान हो जाता है क्योंकि आपको मार्केट में जाने के लिए ना तो कहीं फिजिकल स्टोर ओपन करना है सर, मार्केट में जाना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक वेबसाइट बनानी होगी, आपको कुछ सिस्टम रखना होगा सर, सिस्टम रख के और आप ये काम कर सकते हैं। एंट्री बैरियर लो हो जाता है सर। एंट्री बैरियर, जो बैरियर का मतलब होता है
जैसे हम किसी मार्केट में अगर एंट्री करते हैं तो वहाँ जो भी हमारे पास हर्डल्स आते हैं, जैसे मान लीजिए हमें लाइसेंस लेना पड़े, गवर्नमेंट की बहुत स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस हो, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट हो, तो ये सब हमारा लो मतलब बैरियर माना जाता है। तो यहाँ एंट्री बैरियर लो कहा गया है ई कॉमर्स के अंदर। बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स, गुड्स की क्वालिटी बेटर हो जाता है और टाइम डिलेज एलिमिनेट हो जाता है। ये तो हम बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ टाइम डिलेज एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ कहते हैं गवर्नमेंट के लिए फ़ायदे ई कॉमर्स का क्या है बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कि गवर्नमेंट के लिए तो सर 2 फायदा होगा। गवर्नमेंट को करप्शन से फाइट करने में मदद मिल जाएगा, क्योंकि जहां ई कॉमर्स आते हैं सर वहां चोरी करना, डिजिटल में चोरी करना बहुत मुश्किल होता है। डिजिटल में आप इतनी आसानी से सर चोरी नहीं कर सकते। इसके बाद है प्रोटेक्ट इकोलॉजी सिस्टम, मतलब ये इकोलॉजी सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, जिसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इकोलॉजी जो डैमेजिंग मटेरियल है उसके यूज़ को ये रिड्यूस करता है। जैसे इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको ये पेपर का इस्तेमाल बहुत कम कर देता है, और पेपर जितना ज़्यादा यूज होगा दोस्तों इकोलॉजी हमारा उतना ही डैमेज होगा। उतना ही नहीं, ये ऐसा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का यूज करता है पैकिंग वगैरह में, जो बायोडिग्रेडेबल होता है, जो डिग्रेड हो सकता है, जिससे हमारे सोसाइटी को, हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होता है। उतना ही नहीं, ये फिजिकल गुड्स को मूव करने की बजाय इंफॉर्मेशन मूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये गवर्नमेंट के लिए फ़ायदा देता है। अब अगर आता है कि ई कॉमर्स के डिसएडवांटेज क्या है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है एबीसी लिमिटेड इज अ कंपनी विच वांट्स टू कन्वर्ट दियर ट्रेडिशनल बिजनेस टू ऑनलाइन बिजनेस और ई बिजनेस, हेल्प इट्स मैनेजर टू मेक लिस्ट ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ एबीसी लिमिटेड हैज़ टू फेस। एबीसी लिमिटेड को क्या क्या एडवांटेज फेस करना पड़ेगा अगर वो ऑनलाइन सिस्टम में जाता है ट्रेडिशनल से, तो क्या क्या डिसएडवांटेज। पहला होगा इंटरनेट कनेक्शन, हर जगह इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं होता। खासकर रूरल एरिया में देखा गया है कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं होता, अगर अवेलेबल होता भी है तो स्पीड बहुत कम होता है दोस्तों। सेकंड नंबर पे हाई स्टार्टअप कॉस्ट, स्टार्टिंग का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है ई सिस्टम में, ई बिजनेस में। जैसे कनेक्शन आपको हाई स्पीड बैंडविड्थ वाला लेना पड़ेगा तो उसके कॉस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। सर हार्डवेयर के कॉस्ट ज़्यादा होगा। सर उसके सेटअप करने के लिए जो आप इंजीनियर्स वगैरह बुलाएंगे उसके कॉस्ट ज़्यादा होगा। सर मेंटेनेंस का कॉस्ट ज़्यादा होगा। तो ये जो कॉस्ट है ये आपके स्टार्टिंग के कॉस्ट को इंक्रीज कर देगा। फिर यहाँ पर लीगल इशूज़ भी आते हैं सर। अब ये लीगल इशूज़ क्या है, देखो ई कॉमर्स में अभी भी ऐसा देखा गया है कि जो इंटरनेशनल इशूज़ हैं, जो नेशनल इशूज़ हैं, जो स्टेट लेवल पे इशूज़ है, इसमें आज भी क्लैरिटी नहीं है दोस्तों। और इस क्लैरिटी के कारण, इस वेगनेस के कारण यहाँ पर बहुत सारे लोग ई कॉमर्स सिस्टम को यूज भी नहीं करना चाहता है। इसी लीगल इशूज़ के कारण उसे लगता है कि अगर इस सिस्टम में कुछ मिस हैपनिंग हुआ तो हम कहाँ, कोई क्लैरिटी तो है नहीं सिस्टम में, राइट। इसके बाद है कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो कभी भी ई कॉमर्स सिस्टम में जाना पसंद नहीं करता। जैसे पेरिसेबल आइटम है, जो आइटम जल्दी ख़राब होने वाला आइटम है। वैसे अब तो ये नहीं कहा जाएगा क्योंकि आज के डेट में तो पेरिसेबल आइटम भी डील हो रहे हैं ई कॉमर्स सिस्टम में, राइट। दूसरा है जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल आइटम हो, जैसे ज्वेलरी है, ये अभी तक ई कॉमर्स सिस्टम में नहीं आया है ना। गोल्ड हो गया या डायमंड हो गया। और तीसरे नंबर पे कहा जाएगा जैसे कोई एंटीक है, मतलब पिछले 100 सालों से, 150 सालों से आप कुछ चीज़ कलेक्ट करके रखे हुए हैं, तो उसका यहाँ पर सेल परचेज नहीं देखा गया है। फिर कल्चरल इम्पेडिमेंट्स है ई बिज़नेस के लिए दोस्तों। कई लोग ऐसे होते हैं जो आज के डेट में भी वो ई कॉमर्स सिस्टम में जाना पसंद नहीं करते। या तो उन्हें लगता है कि उनका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का डेटा चोरी हो जाएगा, थोड़ा डरते हैं। या दूसरा ऐसा भी होता है कि मान लो उनके रिलेशन वाले ने अपना दुकान खोल रखा है और उस दुकान से वो पिछले 20, 30, 40 साल से सामान ले रहे हैं, तो ई कॉमर्स सिस्टम में जाना पसंद नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते कि उन्हें ये लगता है कि क्या करेंगे, बुरा मान जाएंगे, हमारे रिलेटिव हैं, बुरा मान जाएगा, बुरा मान भी जाते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी का ऑप्शन है दोस्तों। कई कंपनी को ऐसा लगता है कि कस्टमर्स का अगर डेटा, क्रेडिट कार्ड का डेटा, डेबिट कार्ड का डेटा अगर चोरी हो गया उनके सर्वर से, तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है।
क्योंकि आईटी एक्ट के अंदर इसके लिए सेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं कि अगर कस्टमर्स का डेटा आपके यहाँ से चोरी होता है तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है सर, हम ये अगली क्लास में डील करेंगे। हमारा काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया, क्योंकि यही हमारा काम था दोस्तों, जो पिछली क्लास में हमने किया था उसको हमने रिवाइज करवाया। अब आइए आज की क्लास में हम लोगों को क्या करना है। सर आज की क्लास में हम लोगों को करना है बिजनेस मॉडल एंड ई मॉडल, बिजनेस मॉडल एंड ई मॉडल। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं बिजनेस मॉडल और ई मॉडल में, मतलब आज अगर देखा जाए तो ई कॉमर्स में हम लोग चौथे क्लास में पहुँच चुके हैं सर, है कि नहीं। ई कॉमर्स में हम लोग क्लास नंबर 4 में पहुँच चुके हैं, क्लास नंबर 4। अब देखिए सबसे पहला तो आज हमारा है बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल किसे कहते हैं सर? देखो बच्चे, मैं बहुत सिंपल वे में आपको बिजनेस मॉडल को समझाना चाहूँगा, विजुलाइज कराना चाहूँगा। जब विजुलाइज हो जाए फिर उसके बाद आप स्टडी मटेरियल से उसे रीड कर लेना। तो आओ सबसे पहले हम विजुलाइज करते हैं बिजनेस मॉडल की। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि पहले विजुलाइजेशन, फिर स्टडी मैथ से रीडिंग, फिर उसके बाद देखना है कि क्या कुछ क्वेश्चन आया है, कैसे किस तरीके का क्वेश्चन आया है, फिर कुछ हैंड नोट्स की भी बात होगी, राइट। इस तरीके से हमें इस टॉपिक को डील करना है, राइट। आइए सबसे पहले बिजनेस मॉडल को समझते हैं। देखो आप अपने किसी रिलेटिव के पास जाते हो और रिलेटिव को ये कहते हो कि मुझे कुछ पैसा दो आप, और मैं उस पैसे से व्यापार करूंगा, और व्यापार करने के बाद कुछ समय के बाद आपको, मतलब साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद आपको मैं डबल करके पैसा वापस लौटा दूंगा, तो आप प्लीज़ हमें पैसा दे दो। आपका रिलेटिव आपको सर पैसा नहीं देगा, बिल्कुल पैसा नहीं देगा आपका रिलेटिव। जानते हैं क्यों पैसा नहीं देगा आपका रिलेटिव? क्योंकि आपने जो रिलेटिव को बताया, रिलेटिव को आपने बिजनेस मॉडल नहीं बताया, आपने रिलेटिव को बताया ठगने वाला बुद्धि। रिलेटिव को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, रिलेटिव को ये लगेगा कि मेरा पैसा डुबा देगा। लेकिन अब वहीं देखिए, जो रिलेटिव आपके थोड़े सीरियस होंगे, जिनका आपके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट होगा, वो आपसे पूछेंगे बेटा आप कैसे ये पैसा हमें डबल करके लौटाओगे, क्या करोगे आप, क्या करोगे आप? देखो आपसे पूछ रहे हैं क्या करोगे आप। आपने कहा कि मतलब जो भी आपके रिलेटिव हैं, मामा हैं, चाचा हैं, नाना है, जो भी हैं, आप उनको इंडिकेट करते हुए कहेंगे कि देखिए जी हम इससे ये प्रोडक्ट में डील करेंगे, हम यहाँ व्यापार करेंगे, हम ऐसे करेंगे, ये हमारा मॉडल होगा व्यापार का, हम ये सामान बेचेंगे, हम फलाने फलाने कस्टमर्स को बेचेंगे, फलाने फलाने जगह हमारा स्टोर होगा। देखो अब आप उन्हें बिजनेस मॉडल के बारे में बता रहे हो। तो बट ऑब्वियस है, अब कितना सिंपल हो गया। देखो बिजनेस मॉडल इज नथिंग, बिजनेस मॉडल का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में, अगर हम अपने व्यापार के स्ट्रक्चर के बारे में, जो हम डेवलप कर, जो शुरू करने जा रहे हैं, उसके बारे में, उससे क्या रेवेन्यू मॉडल होगा, मतलब पैसे कैसे जनरेट होगा उस व्यापार में, कैसे प्रॉफिट हम आपको देंगे, क्या प्रॉफिट होगा, राइट, क्या प्रॉफिट हम आपके साथ शेयर करेंगे, कैसे प्रॉफिट जनरेट होगा, कैसे इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा, अगर ये चीज़ हम किसी को बताते हैं तो इसी को हम कहते हैं दोस्तों दैट इज बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल। तो देखो अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें तो बेसिकली इसमें ये आता है कि आपके कंपनी का सर प्रोडक्ट और सर्विस क्या है। मतलब अगर आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में डिस्क्राइब करते हो, अगर आप अपनी कंपनी में के इंफॉर्मेशन के फ्लो के बारे में डिस्क्राइब करते हो, अगर आप अपनी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब करते हो, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब करते हो, अगर आप अपनी कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन की बात करते हो कि कंपनी में रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, कैसे जनरेट होगा, अगर आप अपनी कंपनी में प्रॉफिट की बात करते हो, प्रॉफिट की बात करते हो, आप ये बात करते हो कि कौन कौन लोग मिल के ये काम करोगे, मतलब अगर आप अपने बिजनेस के पार्टिसिपेंट्स की चर्चा करते हो कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, सर यही बिजनेस मॉडल कहलाएगा। देखो मैं फिर से कंक्लूड कर रहा हूँ
कि अगर हम अपनी बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताएं लोगों को, सर इंफॉर्मेशन के फ्लो के बारे में बताएं कि कहाँ से इंफॉर्मेशन जनरेट होगा बिजनेस में, कहाँ कहाँ इंफॉर्मेशन जाएगा, किस स्पीड से जाएगा। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बताएं, इसके बाद रेवेन्यू जनरेशन के बारे में बताएं, प्रॉफिट के बारे में बताएं, पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताएं कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होगा। दैट इज नॉन एज बिजनेस मॉडल। यही हमारा बिजनेस मॉडल होता है। अब एक बार इसको थोड़ा सा हम लोग पीपीटी के माध्यम से विजुलाइज करते हैं। आपको मैंने बताया है कि ज़रूरत पड़ेगा तो हम पीपीटी का भी इस्तेमाल करेंगे और ज़रूरत होने से हम लिखेंगे भी इसे। तो देखिए आइए पीपीटी में ये हमारा एक बिजनेस मॉडल है। देखिए बिजनेस मॉडल में यहाँ पर कहता है व्हाट, मतलब व्हाट डू यू ऑफर टू कस्टमर्स, आप कस्टमर्स को क्या ऑफर करेंगे। इसका मतलब हुआ क्या प्रोडक्ट और क्या सर्विस। देखिए यही तो हुआ कि आपके बिजनेस के प्रोडक्ट क्या होंगे सर, और आपके बिजनेस के सर्विसेज क्या होंगे, राइट। अब आइए यहाँ पर आता है सर वाई, वाई इट इज प्रॉफिटेबल, मतलब आपके रिलेटिव जो होंगे वो आपसे पूछेंगे कि मैं तुम्हारे को ही क्यों पैसा दूं, मैं रिलायंस को पैसा क्यों ना दूं, मैं टाटा को पैसा क्यों ना दूं, राइट। अब देखिए वाई, मतलब वाई इट इज प्रॉफिटेबल, तुम्हारा व्यापार ही क्यों प्रॉफिटेबल होगा, दूसरे का प्रॉफिटेबल क्यों नहीं होगा। तो आपको इसके भी वजह बताने पड़ेंगे, मतलब प्रॉफिट के रीजन देने पड़ेंगे आपको कि देखो ऐसे ऐसे हम करेंगे और हमारा ये मॉडल दूसरे से डिफरेंट है, इसीलिए हम आपको ज़्यादा प्रॉफिट करके देंगे। तो आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा दूसरे से दोस्तों, यही हुआ वाई इट इज़ प्रॉफिटेबल। अब आइए यहाँ पर कहता है हाउ, मतलब हाउ इज़ द वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएटेड, मतलब कोई भी कस्टमर तुम्हारा प्रोडक्ट कैसे परचेज करेगा, तुम कैसे रेवेन्यू जनरेट कर लोगे, तुम प्रॉफिट कैसे जनरेट कर लोगे, मतलब अब इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। तो देखो एक तो हुआ व्हाट और दो क्वेश्चन है वाई का। व्हाट का मतलब हुआ क्या प्रोडक्ट और सर्विस होगा, और हाउ का मतलब होता है कि हाउ वैल्यू क्रिएट, मतलब वैल्यू कैसे क्रिएट होगा, वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे स्टेक होल्डर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए कैसे वैल्यू क्रिएट होगा, राइट। एंड वाई इट इज प्रॉफिटेबल, ये तुम्हारा व्यापार प्रॉफिटेबल क्यों होगा, रीजन बताओ, प्रॉफिट के रीजन बताओ कि हाँ ये कारण है प्रॉफिट होने के, राइट। और इसके बाद है हु, अब हु का मतलब हुआ कस्टमर्स, किसको तुम डील करोगे, किसको ये सारी सर्विस दोगे। तो हु का मतलब होता है दोस्तों कस्टमर्स, ये व्यापार तुम किसके लिए करोगे। अगर इतने सारे चीज आप किसी को बताते हो तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि आप उसे बिजनेस मॉडल बता रहे हो। देखो यही हुआ बिजनेस मॉडल, मतलब बिजनेस मॉडल में आपको अब एकदम कंक्लूड करके रखना है कि व्हाट मतलब क्या प्रोडक्ट और सर्विस, वाई इट इज प्रॉफिटेबल तो वाई, हाउ वैल्यू विल बी क्रिएटेड, और लास्ट हो गया होम, टू होम यू विल सर्व, आप किसको सर्व करोगे, किसको प्रोडक्ट दोगे, किसको आप सर्विस दोगे, इसे हम लोग बिजनेस मॉडल कहते हैं। दोस्तों देखो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस मॉडल दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस मॉडल, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि हमारे पास क्लाउड है जिसमें सर्वर एक प्रोडक्ट है, एंटरप्राइज एक प्रोडक्ट है, एज्योर एक प्रोडक्ट है, ऑफिस एक प्रोडक्ट है। ये माइक्रोसॉफ्ट का दोस्तों क्या है, दैट इज बिजनेस मॉडल है। तो ये डिफरेंट जितना भी आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कस्टमर्स को भी बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट के कस्टमर्स कौन हैं। तो इस तरीके से अगर आप ऑर्गेनाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को, जानकारी को, तो इसी को हम बिजनेस मॉडल कहते हैं। अब दोस्तों देखो अगर इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में लेके चले जाए, इंटरनेट पे लेके चले जाए, तो सर ये ई बिजनेस मॉडल होगा। मतलब अगर बिजनेस मॉडल को बताने में अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे कि ये चीज़ हम इंटरनेट के माध्यम से करेंगे, इसका मतलब आप ई बिजनेस मॉडल की चर्चा कर रहे हो। मतलब अगर जो भी व्यापार के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर्स के बारे में, व्हाई इट इज़ प्रॉफिटेबल, वैल्यू कैसे क्रिएट होगा, ये सारी जानकारी में अगर आप इंटरनेट को इन्वॉल्व कर देते हो तो इसका मतलब सर आप ई बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हो, ये बिजनेस मॉडल नहीं होगा।
इंटरनेट इन्वॉल्व हुआ तो ई बिजनेस मॉडल हो गया। देखिए, अगर हम ई बिजनेस कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर हम वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करें, अगर हम सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू की बात करें, अगर हम एक्टिविटीज, रिसोर्सेस और कैपेबिलिटीज की बात करें, तो ये सारे के सारे, चूंकि यहाँ पर स्टार्टिंग हुआ ई बिजनेस कॉन्सेप्ट से, मतलब इसमें इंटरनेट इन्वॉल्व होगा, तो सर अब हमारा ये ई बिजनेस मॉडल हो जाएगा, ये ई बिजनेस मॉडल होगा। तो देखिए, अब एक बार हम इसे स्टडी मटेरियल से रीड करना चाहेंगे ई बिजनेस मॉडल को, कि ई बिजनेस मॉडल क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें समझना होगा बिजनेस मॉडल को, और बिजनेस मॉडल के बाद एक छोटा सा उसमें वर्ड ऐड हो जाएगा तो आपका ई बिजनेस मॉडल हो जाएगा। एग्जाम में लिखते वक्त भी आप यही काम करना, सबसे पहले आप बिजनेस मॉडल को डिफाइन कर देना, चाहे ई बिजनेस मॉडल ही क्यों ना आए, और उसके बाद फिर आप उसे कन्वर्ट कर देना ई बिजनेस मॉडल में, फिर वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं बिजनेस मॉडल। देखो क्या कहता है, बिजनेस मॉडल कैन बी डिफाइंड एज मैकेनिज्म बाय व्हिच बिजनेस इंटेंड्स टू जनरेट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। ये देखिए आ गया, बिजनेस जो रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करता है उसका जो मैकेनिज्म होता है, वही मैकेनिज्म दोस्तों बिजनेस मॉडल कहलाता है, कि रेवेन्यू और प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है, इसको हम लोग बिजनेस मॉडल के नाम से जानते हैं। इट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, इसमें प्रोडक्ट और सर्विस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बिजनेस मॉडल में। फिर इंफॉर्मेशन का फ्लो बताया जाता है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो क्या होगा। देखिए, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू की बात की जाती है, बेनिफिट्स फॉर सप्लायर्स की बात की जाती है, एंड कस्टमर्स की, कस्टमर्स को क्या बेनिफिट्स मिलेगा, सप्लायर्स को क्या बेनिफिट्स मिलेगा, इसको आप वैल्यू जनरेशन भी कह सकते हैं, दिस इज वैल्यू जनरेशन। इंटरनेट हैज क्रिएटेड न्यू बिजनेस मॉडल फॉर ऑनलाइन बिजनेस। देखो आ गया ना, अब इंटरनेट जो होता है, तो दोस्तों पहले तो कंक्लूड कर लो बिजनेस मॉडल को, अगर प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में, रेवेन्यू सोर्स के बारे में, और सप्लायर्स को कैसे बेनिफिट्स होगा, कस्टमर्स को कैसे बेनिफिट होगा, अगर इसके बारे में आप जानकारी देते हैं, इसकी ऑर्गेनाइजेशन आप बताते हैं, दैट इज़ नॉन एज बिजनेस मॉडल। और सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू जनरेशन और प्रॉफिट जनरेशन अगर आप किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो दैट इज़ नॉन एज बिजनेस मॉडल, वो बिजनेस मॉडल होगा आपका। An e-business model is the adaptation of organization business model to the internet economy। देखिए यहाँ से आ गया adaptation of organization business model to the internet economy। अगर हम बिजनेस मॉडल को इंटरनेट इकोनॉमी में अडॉप्ट कर लेते हैं, दैट इज नॉन एज, उसे हम लोग ई बिजनेस मॉडल कहते हैं। अब बिजनेस मॉडल इज अडॉप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन as a framework to describe business model, how it makes money on sustainable basis and grow। देखिए, कोई भी व्यापार कैसे मनी बनाता है, कैसे मनी क्रिएट करता है, कैसे पैसा बनाता है, कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा और कैसे व्यापार ग्रो होगा, इसको जो हम डिस्क्राइब करते हैं जिस फ्रेमवर्क के द्वारा, सर वही फ्रेमवर्क हमारा बिजनेस मॉडल है। दैट फ्रेमवर्क इज द बिजनेस मॉडल। A business model also enables firm to analyze its environment more effectively and thereby exploit the potentials of its market, better understand its customers and raise entry barrier for its rival। जब तक आप बिजनेस मॉडल को नहीं समझेंगे, देखिए बिजनेस मॉडल हमें इस लाइक बनाता है कि हम एनवायरनमेंट को मोर एक्टिवली एनालाइज कर सके, मतलब हम एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, क्योंकि देखो जब तक आप एनवायरनमेंट एनालाइज नहीं करोगे दोस्तों, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा। इसके लिए आपको एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज़रूरी होगा। जैसे अब आज के डेट में, अगर आज के डेट में लोगों को इस एनवायरनमेंट के बारे में समझ में नहीं आए तो लगता है कि वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे देगा, लगता है आपको कि आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे देगा। सर वो रेवेन्यू जनरेशन और प्रॉफिट जनरेशन नहीं हो सकता जिसको आज के डेट का बिजनेस एनवायरनमेंट समझ में ना आए। उतना ही नहीं, आपको मार्केट समझना पड़ेगा, मार्केट को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं ये समझना पड़ेगा, कस्टमर्स की अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना चाहिए। दोस्तों कस्टमर का टेस्ट, कस्टमर का प्रेफरेंस, कस्टमर का बाइंग हैबिट, कस्टमर्स के एक एक चीज़ डे बाय डे चेंज हो रहा है।
तो अगर कस्टमर्स के टेस्ट चेंज बदल रहे हैं, अगर कस्टमर के प्रेफरेंस बदल रहे हैं, अगर कस्टमर के बाइंग हैबिट बदल रहे हैं, तो सर उसे हमें समझना पड़ेगा। जब तक हम उसे नहीं समझेंगे तब तक हम व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसकी भी जानकारी देनी पड़ेगी बिजनेस मॉडल के अंदर कि आप कस्टमर्स के बारे में जानते हो, आप एनवायरनमेंट के बारे में जानते हो, कैसे मार्केट को एक्सप्लॉइट किया जाता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास बहुत बेटर है। उतना ही नहीं, आप राइवल के लिए मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए बैरियर भी क्रिएट करना जानते हो, क्योंकि अगर आप राइवल को नहीं रोक पाओगे, अगर आप राइवल के लिए बैरियर क्रिएट नहीं कर पाओगे, तो आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते, आप अपने व्यापार को ग्रो नहीं कर सकते, आप सस्टेन नहीं करा सकते अपने प्रॉफिट को। हो सकता है प्रॉफिट आपका टेम्पररी हो, कुछ समय के लिए प्रॉफिट है, उसके बाद ये प्रॉफिट बंद हो जाए आपका, राइट। तो अगर आप प्रॉफिट को सस्टेन कराना चाहते हो तो दोस्तों आपको ये काम करना पड़ेगा, इसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और बिजनेस मॉडल में ये सारी जानकारी होते हैं, जितनी बात मैंने आपको बताया है ये हर एक जानकारी आपको बिजनेस मॉडल के माध्यम से मिलेगा। अब यहाँ पर है ई बिजनेस मॉडल यूटिलाइज द बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू अचीव वैल्यू एडिंग प्रोसेसेस। देखो आ गया ना कि ई बिजनेस में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, और इसको एक्सप्लॉइट करते हुए हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं, हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, हम आज के मार्केट को एक्सप्लॉइट करते हैं, हम कस्टमर्स को समझते हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, कस्टमर को प्लीज करते हैं। ये आपका बिजनेस मॉडल और सर ई बिजनेस मॉडल हो गया, राइट। अब आइए इसके बाद हमारे पास कई सारे ई मार्केट मॉडल्स का डिस्कशन है। सर इसके डिस्कशन में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको मैं थोड़ा सा हैंड्स नोट्स बनाने में थोड़ा आपको मदद कर दूं। तो देखिए अब ये तो हैंड नोट्स आपका एक तो हो ही गया कि बिजनेस मॉडल में आपको बताना है प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, इसमें इंफॉर्मेशन फ्लो बताने हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर बताने हैं, रेवेन्यू जनरेशन बताने हैं सर, प्रॉफिट्स बताने हैं, पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताने हैं, राइट। पार्टिसिपेंट यही तो अल्टीमेटली हमने पढ़ा है। हाँ, इसके अदर देन जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि एडाप्टेशन ऑफ बीएम इन इंटरनेट, तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसे हम कहेंगे दैट इज ई बिजनेस मॉडल। ये हमारा ई बिजनेस मॉडल हो जाएगा सर, इसे हम तुरंत कहेंगे कि हमारा ई बिजनेस मॉडल होगा। दिस इज ई बी एम, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मॉडल हो गया ये, राइट। अब आइए इसके बाद हम साथ के साथ यहाँ पर ये भी लिख दें इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मॉडल है, तो इसके लिए हम ये भी लिख दें कि यहाँ पर ई कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स को एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, बेनिफिट्स को हम एक्सप्लॉइट करते हैं, जितना हमारे से होता है उसको एक्सप्लॉइट्स करेंगे, ठीक है। फिर हम बिजनेस मॉडल में ये भी कहेंगे कि बिजनेस मॉडल ये डिस्क्राइब करता है हाउ टू मेक मनी, हाउ टू ग्रो बिजनेस, आप बिजनेस को ग्रो कैसे करते हैं, ये भी बिजनेस मॉडल से पता चलेगा। बिजनेस मॉडल आपको अंडरस्टैंडिंग देता है एनवायरनमेंट का अंडरस्टैंडिंग देता है। बिजनेस मॉडल आपको मार्केट का अंडरस्टैंडिंग देता है। बिजनेस मॉडल आपको कस्टमर्स का अंडरस्टैंडिंग देता है, कस्टमर्स का अंडरस्टैंडिंग होगा, मार्केट्स का अंडरस्टैंडिंग होगा, एनवायरनमेंट के बारे में पता चलेगा। और उतना ही नहीं, आप बैरियर क्रिएट करते हैं, यहाँ बैरियर क्रिएट किया जाता है किसके लिए, तो सर राइवल के लिए। देखो ये आपका जानकारी बिजनेस मॉडल के बारे में है। अगर इतनी जानकारी हमारे पास बिजनेस मॉडल के बारे में हो तो हम बहुत आराम से बिजनेस मॉडल को सर लिख सकते हैं, बिजनेस मॉडल को लिख सकते हैं। और प्लीज़ ये जानकारी याद रखिए, बड़ी सिंपल छोटी सी जानकारी है दोस्तों। और इसके लिए एक एग्जाम्पल याद रखिएगा कि आप गए अपने रिलेटिव के पास पैसा मांगने के लिए, और उन्होंने व्यापार के लिए गए पैसा मांगने, उन्होंने आपको क्या कह दिया, उन्होंने आपको कह दिया अपने व्यापार के मॉडल बताओ मुझे। तो व्यापार के मॉडल बताओ, तो मॉडल मतलब वो आपसे पूछ रहे हैं
कि अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बताओ, अपने इंफॉर्मेशन फ्लो को बताओ, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बताओ, प्रॉफिट कैसे जनरेट करोगे ये बताओ, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा ये बताओ, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होगा ये बताओ, कस्टमर्स की नॉलेज तुम्हारे पास है तो बताओ, एनवायरनमेंट के बारे में बताओ, कैसे तुम अपने राइवल के लिए बैरियर क्रिएट करोगे ये बताओ। जब ये सारी जानकारी आप उन्हें दे देते हैं तो दोस्तों वो हो सकता है आपको पैसा दे दें, ये ट्रस्ट करते हुए कि इसका बिजनेस मॉडल क्लियर है और ये पैसा हमारा लौटा देगा, प्रॉफिट के साथ लौटा देगा, रिटर्न कर देगा। और अगर ये जानकारी देने में आप सफल नहीं हुए तो सॉरी टू से वो आपको पैसा नहीं देंगे। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज की क्लास में जो आप लोगों को अपने रिलेटिव को भी बिठाना है, क्योंकि आज की क्लास में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डील करेंगे। दोस्तों देखो, आफ्टर कोरोना से पहले थोड़ा सा स्पीड स्लो था, लेकिन कोरोना के बाद आफ्टर कोविड जो ई बिजनेस मॉडल है इसका मार्केट आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया है। 2020 से 2021 में अगर आए तो इतने लार्ज स्केल पे रैंप अप हुआ है मार्केट, इतने लार्ज स्केल पे मार्केट एक्सपेंड हुआ है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हमें उस ई बिजनेस मॉडल को पढ़ना है। बिजनेस मॉडल तो पुरानी बात हो गई। अब हमें ई बिजनेस मॉडल में आना है कि आखिर आज के डेट में कितने तरीके का ई बिजनेस मॉडल इस मार्केट में अवेलेबल है। देखो, बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं होता, तो मैं आपको क्लैरिटी देने आया हूं। जैसे देखिए, सबसे पहला इन्होंने बोला ई शॉप्स और ई रिटेलर्स। ई शॉप्स और ई रिटेलर्स। अब आइए दोस्तों, ई शॉप्स और ई रिटेलर्स इसको पहले समझते हैं और जैसा कि पहले विजुलाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आके हम लोग इसे देखेंगे। देखो प्लीज इसको नोट करना। ई शॉप्स या आप इसे ई रिटेलर्स कह सकते हैं। ई रिटेलर्स, देखिए दो तरीका होता है ई शॉप्स और ई रिटेलर्स का। जैसे अगर हम ये कहें sony.com और एक हम कहते हैं कि flipkart.in। देखो ये दोनों ई शॉप्स हैं, sony.com भी ई शॉप्स है और flipkart.in भी ई शॉप्स है। कैसे? अब आप आइए, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ से कस्टमर डायरेक्ट सोनी का सामान परचेज कर सकता है डायरेक्ट, तो यहाँ कोई इंटरमीडियरी नहीं हुआ। मतलब अगर कोई कंज्यूमर यहाँ से परचेज करता है तो दोस्तों यहाँ पर विदाउट इंटरमीडियरी, बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं आया। आपने डायरेक्ट सोनी से ही सामान खरीद लिया, सोनी के वेबसाइट से ही डायरेक्ट सामान खरीद लिया, तो ये भी एक ई शॉप हुआ। पर ये जो ई शॉप हुआ वो मैन्युफैक्चरर का ई शॉप हुआ सर, मैन्युफैक्चरर का ये ई शॉप हुआ। अब यहाँ आ जाइए flipkart.in पे, आप यहाँ से भी सोनी का सामान खरीद सकते हैं, सोनी के प्रोडक्ट यहाँ भी अवेलेबल है। अगर आप यहाँ से सोनी का सामान खरीदते हैं सर, यहाँ पर आप हैं कंज्यूमर, यहाँ से परचेज करता है, तो ये इनडायरेक्ट परचेज हुआ सर, ये इनडायरेक्ट परचेज हुआ, इनडायरेक्ट परचेज। देखो इसे हम इनडायरेक्ट परचेज कहते हैं, मतलब ये डायरेक्ट परचेज नहीं हुआ, इनडायरेक्ट हुआ। क्यों इनडायरेक्ट हुआ? क्योंकि यहाँ फ्लिपकार्ट जो है ना वो इंटरमीडियरी हो गया, फ्लिपकार्ट एक इंटरमीडियरी हो गया। तो इंटरमीडियरी के माध्यम से आप सोनी के प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, दैट इज नॉन एज इनडायरेक्ट परचेज। लेकिन दोनों ई रिटेलर्स है, मतलब चूंकि हमने .com का नाम लिया है तो इनका भी वर्चुअल स्टोर्स है, मतलब यहाँ प्रोडक्ट आपको फिजिकल चेकिंग के लिए नहीं मिलेगा। अच्छा, फ्लिपकार्ट पे भी प्रोडक्ट फिजिकल चेकिंग के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए वर्चुअल स्टोर्स हुआ।
तो वर्चुअल स्टोर्स के ना दो मॉडल होते हैं, या तो कंपनी अपना डायरेक्ट कर ले या कंपनी किसी थर्ड पार्टी के पास जाके लिस्ट करा ले। और कई बार होते हैं कंपनी दोनों मॉडल में होते हैं, जैसे सोनी ने अपना सामान अपनी वेबसाइट पे भी बेचने का प्रोविजन रखा और साथ में फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, जितने भी ऑनलाइन के रिटेलर शॉप्स हैं सब पे अवेलेबल हो गया दोस्तों, सभी पे अवेलेबल हो गया। तो देखिए अब आइए एक और मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। आप सभी लोग ओयो होटल बुकिंग का नाम जानते होंगे, ओयो का, OYO, ओयो। अब ये ओयो का जो ऐप है सर, इस ऐप से आप सपोज करिए ताज होटल का आप यहाँ से टिकट मतलब रूम बुक करते हैं। तो अगर कस्टमर्स यहाँ पर ताज होटल की बुकिंग करता है, यहाँ से बुकिंग करता है ताज होटल की बुकिंग, तो अब आप समझ गए होंगे ये तो इनडायरेक्ट हो गया सर, ये तो इनडायरेक्ट हो गया। देखिए ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया, दिस इज इनडायरेक्ट। लेकिन अगर आप ताज होटल के डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाते हैं और tajhotel.com अगर इस .com से आप टिकट को बुक कर लेते हैं, सॉरी रूम बुक कर लेते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे सर, इसे हम कहेंगे डायरेक्ट बुकिंग। एक हुआ इनडायरेक्ट बुकिंग, एक हो गया इनडायरेक्ट बुकिंग, एक हो गया डायरेक्ट बुकिंग। देखो जहां इंटरमीडियरीज आ गया वो आपका इनडायरेक्ट हुआ, जहां इंटरमीडियरीज को आपने हटा दिया सर वो इनडायरेक्ट बुकिंग, वो डायरेक्ट बुकिंग हो गया आपका, राइट। ऐसे ही बेटे एयरवेज कंपनीज के साथ होता है कि एयरवेज कंपनीज या तो एयर टिकट के जो वेंडर्स हैं उसके थ्रू जाते हैं, या वो अपना खुद ही, जैसे मान लो www.indigo.in, आप इंडिगो का फ्लाइट जाके वहाँ से बुक कर लिया, ठीक है, www.spicejet.in, वहाँ से जाके स्पाइसजेट का टिकट बुक कर लिया। और एक हुआ कि आप makeMyTrip.com से जाके आप इंडिगो का टिकट बुक करते हैं। जब makeMyTrip.com से जाके इंडिगो का टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पर इंटरमीडियरीज आ गया आपका makeMyTrip.com, क्योंकि makeMyTrip.com जो है इनका तो अपना एरोप्लेन है नहीं, ये तो किसी और की टिकट आपको बुकिंग करा रहे हैं। तो देखो वो इनडायरेक्ट आपका हो गया। मतलब जब ई शॉप्स की हम बात करेंगे तो एक तो डायरेक्ट बुकिंग होगा ई शॉप्स पे और एक दोस्तों इनडायरेक्ट बुकिंग होगा ई शॉप्स पे, ये हमें समझना पड़ेगा। अब आइए एक बार हम इसे यहां से सर रीड कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वर्चुअल स्टोर फ्रंट होता है दैट सेल्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑनलाइन, प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑनलाइन। देखो यहाँ पर स्टोर फ्रंट बोला गया है, स्टोर फ्रंट का मतलब आप जानते हैं दोस्तों, मतलब यहाँ वेयर हाउस नहीं होता। स्टोर फ्रंट का मतलब हो विदाउट वेयर हाउस, ध्यान रखिएगा, स्टोर फ्रंट मीन्स विदाउट वेयर हाउस, यहाँ कोई वेयर हाउस नहीं होगा, विदाउट वेयर हाउस। मतलब आप ऐसे समझो कि सेल्समैन है, सेल्समैन के पास इमेजेस दे दिया अपने प्रोडक्ट का इमेज दे दिया, बोला जाओ इसे बेचो। तो सेल्समैन ने कहा कि सर अगर कोई कस्टमर बोलेगा कि हमें सामान दो तो क्या करेंगे, तो आपने कहा उसको कहना कि तुम्हें हम 2-4 घंटे में 5 घंटे में सामान बेच देंगे। मतलब सेल्समैन किससे बेच रहा है, देखो सेल्समैन को हम लोग फ्रंट स्टोर बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर वर्चुअल स्टोर फ्रंट होता है। ये वर्चुअल वर्ड क्यों लगा, क्योंकि ये फिजिकल मोड में होता नहीं है, तो वर्चुअल वर्ड लग गया सर। वर्चुअल स्टोर फ्रंट, फ्रंट का मतलब हुआ जहां पर सामान आप डिस्प्ले में रखते हैं, फ्रंट का मतलब हुआ जहां सामान आप डिस्प्ले में रखते हैं, जहां से सेल होता है प्रोडक्ट का, सर्विस का। ई शॉप इज एन ऑनलाइन वर्जन ऑफ रिटेल स्टोर्स, ऑनलाइन वर्जन होता है रिटेल वेयर कस्टमर्स कैन शॉप एट एनी आवर ऑफ द डे नाइट, कभी भी कस्टमर परचेज। अब देखो एनी आवर, ये सब पढ़ने की यहाँ पर ना याद रखने की जरूरत है, ये आप खुद भी चाहो तो इसमें ऐड ऑन कर सकते हो दोस्तों, राइट। तो मेन जो बेसिक चीज था समझने लायक यहाँ पर हमें ये समझना है कि वर्चुअल स्टोर फ्रंट होगा जहाँ प्रोडक्ट और सर्विस की सेल परचेज होगा, राइट। अब यहाँ देखिए, दे आर कन्वीनियंट वे ऑफ
इफेक्टिंग डायरेक्ट सेल्स टू कस्टमर्स। देखो यहाँ पर वर्ड आया डायरेक्ट सेल्स। सो अलाउ मैन्युफैक्चरर टू बाईपास इंटरमीडियरीज ऑपरेटर, मतलब जब डायरेक्ट सेल्स होगा ना तो आप इंटरमीडियरीज को बाईपास कर देते हो। बाईपास, जैसे हमने क्या देखा, सोनी कंपनी ने इंटरमीडियरीज को बाईपास कर दिया, ताज होटल ने इंटरमीडियरीज को बाईपास कर दिया, दैट इज ओयो को बाईपास कर दिया। तो या तो ताज होटल ओयो के द्वारा अपना होटल रूम की बुकिंग करे, या आप ताज होटल खुद अपना बुकिंग करे, राइट। तो आप बाईपास भी कर सकते हैं, देयर बाय रिड्यूस द कॉस्ट एंड डिलीवरी टाइम्स। इससे क्या होता है, डिलीवरी टाइम्स भी रिड्यूस हो जाता है और कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल sonisnet.com, w4women.com, ये आपका ई शॉप्स हुआ दोस्तों, इसे हम ई शॉप्स कहते हैं, राइट। अब देखिए ये तो हो गया हमारा ई शॉप्स। अब अगला क्या है दोस्तों, यहां पर अगला है ई मॉल्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई मॉल्स? अब ई शॉप्स में और ई मॉल्स में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है? देखो, जब डिफरेंट शॉप्स एक वर्चुअल स्टोर में आ जाए, डिफरेंट शॉप्स एक वर्चुअल स्टोर में आ जाए, तब उसे हम लोग दोस्तों क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे ई मॉल्स। जैसे याहू शॉपिंग मॉल्स, याहू का शॉपिंग मॉल, आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था याहू का शॉपिंग मॉल। एक बात ध्यान रखना कि जो मॉल्स होते हैं और जो स्टोर्स होता है, स्टोर्स और मॉल्स में बहुत डिफरेंस है दोस्तों। जो मॉल्स होते हैं ना, मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली यहाँ बताना चाहूँगा, आप इसको प्रैक्टिकली समझना दोस्तों। आप अगर अपने एरिया के किसी मॉल में जाते हो, जैसे मान लो अब मैं इसको थोड़ा सा फिजिकली शिफ्ट करूंगा इस कॉन्सेप्ट को, तब आपको बेटर वे में समझ में आएगा, फिजिकली शिफ्ट करने से बेटर वे में समझ आएगा। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, जैसे हमारे जो नियर बाय मॉल है, यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास है सिप्रा मॉल, ये फिजिकल मॉल की बात कर रहा हूँ। तो सिप्रा मॉल में जब हम जाते हैं, जब इस मॉल में हम जाते हैं और यहाँ पर हम चले जाते हैं लेटेस्ट से यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन, यूसीबी, यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन के स्टोर्स पे जाते हैं और इनके स्टोर से हम प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। मुझे आप एक बात बताएंगे, आप लोगों ने भी इसको फील किया होगा कि जो हमारे पास रिसिप्ट मिलेगा, जो इनवॉइस मिलेगा, क्या वो इनवॉइस हमें ये मॉल दे रहा है, सिप्रा मॉल दे रहा है इनवॉइस, या वो शॉप दे रहा है हमें इनवॉइस? देखो, कभी भी सिप्रा मॉल आपको इनवॉइस नहीं दे रहा है। जो इनवॉइस आपका है, सिप्रा मॉल तो एक जगह दिया, प्लेस दिया, जहां पर बहुत सारे दुकानों का कॉन्ग्लोमरेट हो गया, शॉप्स का कॉन्ग्लोमरेशन हो गया, डिफरेंट शॉप्स एक जगह पर इकट्ठा हो गया। तो मॉल केवल एक स्पेस देता है, मॉल कभी व्यापार नहीं करता, वहां पर शॉप्स जो होते हैं वो व्यापार करते हैं। तो जितने भी इनवॉइसेस होगा, वो सारे इनवॉइस उस पर्टिकुलर दुकान, जिस शॉप से आप सामान खरीदेंगे, उस शॉप का उस पे नाम लिखा हुआ होगा, उसके अलग अलग इनवॉइस होंगे। मतलब अगर 50 शॉप है वहां पर, तो 50 डिफरेंट टाइप्स के इनवॉइस होंगे वहां पर। ऐसा नहीं कि सभी का इनवॉइस एक जैसा होगा, क्योंकि वो एक मॉल के अंदर है तो एक जैसा होगा। लेकिन हाँ, कुछ चीज वहां पर कॉमन होगा, जैसे उस मॉल में लिफ्ट कॉमन होगा, सभी के लिए कॉमन होगा, एंट्री पॉइंट कॉमन होगा, एग्जिट पॉइंट कॉमन होगा, सिक्योरिटी चेक का पॉइंट कॉमन होगा उस मॉल के सभी के लिए, और वो खर्चे सभी में बंटते हैं दोस्तों। जैसे अब सेंट्रलाइज एसी है, कॉमन होगा, कस्टमर केयर है, कॉमन होगा, राइट। ऐसे ही शॉपिंग मॉल में वर्चुअल का भी कॉन्सेप्ट है। अब जैसे वर्चुअल का क्या कॉन्सेप्ट है, आइए मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। ये देखिए, अगर हम बात करें याहू के शॉपिंग मॉल का, देखो ध्यान देना, जब आप याहू के शॉपिंग मॉल पे जाते हो, राइट, तो याहू के शॉपिंग मॉल पे जाने से आपको क्या क्या फायदा मिलेगा, जरा ध्यान से सुनेंगे आप। याहू के पास अपना 24x365 डेज का अवेलेबिलिटी होता है कस्टमर केयर का। मतलब उनके जो कस्टमर केयर होता है, जो टेक्निकल सपोर्ट का आदमी होता है,
अच्छा, उनके पास बहुत वाइड स्केल का बैंडविड्थ है, बहुत वाइड स्केल का बैंडविड्थ है याहू के पास। मतलब इतना बैंडविड्थ जितना आप सोच भी नहीं सकते, छोटे मोटे व्यापारी सोच भी नहीं सकता जितना उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है बैंडविड्थ कनेक्टिविटी का। उनके पास जो प्रोसेसिंग पावर है दोस्तों, बहुत गजब ट्रिमेंडस प्रोसेसिंग पावर है याहू शॉपिंग मॉल के पास, राइट। उतना ही नहीं, याहू शॉपिंग मॉल के पास वेल कनेक्टेड मिलियंस ऑफ कस्टमर्स भी है, वेल कनेक्टेड मिलियंस ऑफ कस्टमर्स भी है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर आप उस शॉपिंग मॉल में जाके और अपना एक स्टोर, वर्चुअल स्टोर आप खोलते हैं, जैसे मान लो सोनी कंपनी ने अपना एक वर्चुअल स्टोर याहू के शॉपिंग मॉल में जाके खोल दिया, मतलब याहू शॉपिंग मॉल में आके अगर यहाँ सोनी कंपनी अपना एक स्टोर मतलब sony.com यहाँ पर लिस्ट करा दिया, तो जो याहू का शॉपिंग मॉल होगा वहां पर दोस्तों एक सोनी का वहां पर एक मतलब फेस क्रिएट हो जाएगा, एक टैब क्रिएट हो जाएगा सोनी के नाम से, कि कोई भी आदमी जब प्रोडक्ट में आएगा और जब वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में जाएगा तो वहाँ सोनी का भी वहाँ ऑप्शन दिखेगा। अब जैसे वो सोनी पे क्लिक करेगा तो अब ध्यान दो, यहाँ पर यही समझना है हमें कि क्या जो परचेज होगा वो परचेज sony.com से होगा या वो परचेज yahoo.com से होगा। दोस्तों वो जो परचेज होगा वो परचेज sony.com से होगा, वो yahoo.com से नहीं होगा, याहू शॉपिंग मॉल से नहीं होगा। ठीक है, हम मॉल में गए हैं, लेकिन जो परचेज अल्टीमेट होगा वो स्टोर से होगा। जैसे फिजिकल मॉल में होता है कि जब हम फिजिकल मॉल में जाते हैं तो मॉल के अंदर तो जाते हैं, लेकिन परचेज हम मॉल से नहीं करते, परचेज हम किसी न किसी पर्टिकुलर स्टोर से करते हैं, क्योंकि उस मॉल के नाम का एज सच कोई दुकान ही नहीं होता वहाँ। आप कहीं नहीं देखे होंगे कि अगर कोई सिप्रा मॉल है तो सिप्रा मॉल के अंदर सिप्रा के नाम से कोई स्टोर्स हो, चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे वो ग्रोसरी का हो, ऐसा कोई स्टोर आपको नहीं मिलेगा। वहाँ स्टोर क्या मिलेगा आपको? बिग बाजार का मिलेगा, सोनी का शोरूम मिलेगा, आपको तोशिबा लैपटॉप का शोरूम मिलेगा, रिलायंस ट्रेंड मिलेगा, मतलब वहाँ डिफरेंट मैकडी मिलेगा, पिज़्ज़ा मिलेगा, पिज़्ज़ा हट का शोरूम स्टोर्स मिलेगा। तो ऐसे वहाँ पर आपको डिफरेंट स्टोर्स मिलता है, ना कि उसके मॉल के नाम से कोई स्टोर्स होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, ध्यान देना, यहीं पर अब आइए, जब हम अमेजॉन से सामान खरीदते हैं दोस्तों, amazon.in से सामान खरीदते हैं, अब आप हमें समझाएं कि क्या amazon.in शॉपिंग मॉल होगा? क्या amazon.in शॉपिंग मॉल होगा? दोस्तों अगर आप ये समझते हो कि ये शॉपिंग मॉल होगा तो मैं कहता हूं आप गलत समझ रहे हो। ये शॉपिंग मॉल नहीं है। ये इसलिए शॉपिंग मॉल नहीं कहूँगा मैं amazon.in को, क्योंकि amazon.in से जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो वो खुद एक रिटेल शॉप है। amazon.in एक खुद रिटेल शॉप है। जैसे आप ऐसे समझो कि आपके एरिया में कोई बिग बाजार हो और बिग बाजार में बहुत सारे ब्रांड के प्रोडक्ट लेके बैठा हुआ हो। बिग बाजार इज नॉट अ मॉल, बिग बाजार इज नॉट अ मॉल। कभी नहीं कहोगे बिग बाजार को कि ये मॉल है, कभी उसको मॉल नहीं कह सकते हम, वो तो एक रिटेल स्टोर्स है। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट उसके पास है, बहुत ज़्यादा रेंज के प्रोडक्ट उसके पास हैं। मतलब हम amazon.in को कभी भी शॉपिंग मॉल नहीं कहेंगे, ये एक रिटेल स्टोर्स है। हाँ, इनडायरेक्ट रिटेल स्टोर्स है। इनडायरेक्ट का क्या मतलब हुआ? कि इनडायरेक्ट का मतलब हुआ कि अमेजॉन का अपना कोई सामान नहीं है, अमेजॉन किसी सामान का खुद मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो दूसरे का सामान बेचता है, इंटरमीडियरी का काम करता है, बिचौलिए का काम करता है, वो बीच में इस्टेब्लिश रखता है अपने आप को। बायर्स और सेलर्स जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरर होता है, एक्चुअल मैन्युफैक्चरर से आपको सामान परचेज करा देगा, बीच का कमीशन ले लेगा और कमीशन लेके साइड हो जाएगा। देखिए ये है amazon.in। तो अमेजॉन को दोस्तों, फ्लिपकार्ट को कभी भी शॉपिंग मॉल मत कह देना, ये शॉपिंग मॉल हो ही नहीं सकता। ये तो आपका
दैट इज, अब देखो जो केस आपको मिलेगा ये आपका रिटेल्स होगा दोस्तों, दैट इज वर्चुअल शॉप्स होगा, वर्चुअल रिटेल शॉप होगा, मतलब इसको कभी भी हम शॉपिंग मॉल नहीं कहेंगे। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ थी जो मैंने आपको समझाया, जो बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है। बच्चे बहुत मिसकंसेप्ट होता है इसमें कि वो अमेजॉन को फट से कह देता है कि ये तो शॉपिंग मॉल है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट बिकते हैं। एक मिनट, प्रोडक्ट बहुत सारे बिकते हैं लेकिन बहुत सारे स्टोर्स नहीं है वहां पर। अमेजॉन में बहुत सारे स्टोर्स नहीं है, जितनी सामान है वो सब अमेजॉन के ही स्टोर्स में लिस्ट है। और शॉपिंग, अब आइए याहू के, वो याहू में आते हैं, याहू का अपना कोई स्टोर्स नहीं है। याहू में जब आप जाते हैं तो याहू आपको सिर्फ उस स्टोर में भेज देता है, कहता है देखो हमारे पास इतने सारे स्टोर्स है जिसमें तुम्हें जाना है, चले जाओ। राइट तो देखिए ई मॉल्स, अब यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है ई मॉल्स को, इन्होंने यहाँ लिखा है ई मॉल्स के बारे में, द ई मॉल इज डिफाइंड एज द रिटेलिंग मॉडल ऑफ अ शॉपिंग मॉल, कॉन्ग्लोमेरेशन ऑफ डिफरेंट शॉप्स, इसमें बहुत सारे शॉप्स का कॉन्ग्लोमेरेशन होता है, situated in a convenient location in e-commerce. E-mall helps consumer from a variety of stores, देखिए आ गया variety of stores, आपको यहाँ पर variety of stores मिलेगा। तो ये समझना है आपको कि conglomeration of different shops होगा, और दूसरा दोस्तों variety of shops मिलता है, consumers को ऑप्शन मिलता है। यहाँ याहू का स्टोर्स दिया गया है। अब आइए ई ऑक्शन सिस्टम, ई ऑक्शन सिस्टम फ्रेंड्स देखो, जब हम ई ऑक्शन सिस्टम की बात करते हैं तो ई ऑक्शन सिस्टम में क्या होता है, जैसे आज के डेट में आप देखेंगे तो हमारे गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है बड़ा परेशान है, किसको लेके, कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेके। उन्हें वैक्सीन ही नहीं मिलता, वो वैक्सीन प्रोक्योर ही नहीं कर पाते हैं। अब मॉडर्ना है, फाइजर है विदेश की कंपनी है, स्पुतनिक भी है विदेशी कंपनी है, चाइना के भी कुछ वैक्सीन है। लेकिन अब ये वैक्सीन जो यहाँ तक आई, इंडिया तक आई, तो इसमें प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस होता है। अब प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस आप सभी को पता ही होगा ऑलरेडी। प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में क्या होता है कि पहले आप अपनी इच्छा बताते हैं कि जी हमारे को इतने प्रोडक्ट चाहिए, ये फीचर होने चाहिए उस प्रोडक्ट में। फिर आप कहते हैं कि जो इंटरेस्टेड वेंडर्स होता है वो वेंडर्स प्लीज़ हमें अपना बिड भेजे। बिड का मतलब कि हाँ मैं आपको सामान दे सकता हूँ, इस रेट पे दे सकता हूँ, इतने तारीख को दे सकता हूँ, तो ये वेंडर्स का बिड कहलाता है। अब आपके पास बहुत सारे बिड आते हैं, आप उस बिड को क्या करते हो, उसको आप इवैल्यूएट करते हो कि इसमें से कौन सा बिड अच्छा है, मतलब कौन से वेंडर अच्छा है, कौन वेंडर रिलायबल है, कौन वेंडर चोर है, किसका ऑलरेडी केस में कोर्ट में केसेस ऑलरेडी चल रहा है, कौन कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा चीट कर चुका है, फलाने फलाने गवर्नमेंट को चीट कर रखा है। तो ये सारी जानकारी लेने के बाद आप बेस्ट वेंडर को सेलेक्ट करते हो। बेस्ट वेंडर को सेलेक्ट करने के बाद आप उसको परचेज ऑर्डर भेजते हो। जब परचेज ऑर्डर जाता है तो फिर ऑर्डर के बाद वो फुलफिलमेंट करता है ऑर्डर का, और जब फुलफिलमेंट होता है तो फिर उसके बाद पेमेंट होती है। लॉजिस्टिक का भी काम बीच में आता है। तो ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट टास्क होता है पूरा ई प्रोक्योरमेंट का काम चलाना, स्टार्ट से लेके एंड तक। अब देखो इसमें भी लोगों ने अपना व्यापार ढूंढना शुरू कर लिया। मतलब आज के डेट में कई ऐसे बिजनेसमैन हैं दोस्तों जो केवल और केवल ई प्रोक्योरमेंट के लिए वेबसाइट बना के रखा हुआ है, केवल और केवल ई प्रोक्योरमेंट के लिए वेबसाइट बना के रखा है। मतलब आप अगर चाहें तो अपना प्रोडक्ट अगर आपको परचेज करना है तो आप उस ई प्रोक्योरमेंट वाले के पास चले जाइए और आप उसको बोल दीजिए कि हमें ये सामान खरीदना है, केवल बोल दीजिए आपको कि आपको ये सामान खरीदना है। अब आप चुपचाप बैठ जाइए, आपको सामान प्रोक्योर करके दे देगा, फिर कहेगा पेमेंट दे दीजिए इसे, और उसके लिए जो जितना उसका सर्विस चार्ज बनेगा दोस्तों, सर्विस चार्ज आपसे वो कलेक्ट कर लेगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपको ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर दिल्ली गवर्नमेंट है, अब दिल्ली गवर्नमेंट नीड कोविड वैक्सीन, दिल्ली गवर्नमेंट को कोविड का वैक्सीन चाहिए, तो दिल्ली गवर्नमेंट, अब ये काम, ये प्रोक्योरमेंट का काम हुआ, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये काम क्या किया, ये आउटसोर्स कर दिया।
आउटसोर्स टू xyz.com। अब देखिए xyz.com को ये काम आउटसोर्स कर दिया। पता है xyz.com क्या है? xyz.com जो है ये ई प्रोक्योरमेंट साइट है, ये ई प्रोक्योरमेंट का साइट है, प्रोक्योरमेंट साइट है दोस्तों। इनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बिल्ड किया है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर केवल प्रोक्योरमेंट के लिए ही है। इनका काम केवल और केवल प्रोक्योरमेंट का काम है, बाकी ये दूसरा कोई काम ही नहीं करते। मतलब ये अपने आप को स्पेशलाइज कर लिया केवल और केवल प्रोक्योरमेंट में। अब जैसे दिल्ली गवर्नमेंट से सीधा ये पूछेगा बताओ कितनी वैक्सीन चाहिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने इसे बता दिया कि मुझे 2 करोड़ डोज चाहिए वैक्सीन का, 2 करोड़ डोज चाहिए, बस इतना बताना है कि 2 करोड़ डोज चाहिए। अब ये कहेगा ठीक है आप शांति से बैठो, आपके लिए मैं प्रोक्योरमेंट करता हूँ। अब जो काम दिल्ली गवर्नमेंट करता कि वेंडर्स को मतलब एडवर्टीजमेंट देता, फिर वो एडवर्टीजमेंट दे के वेंडर्स बिड अप्लाई करता, फिर बिड की कंपैरिजन होता, बेस्ट बिड होता, और फिर उसके बाद परचेज ऑर्डर जाता, फिर परचेज ऑर्डर के बाद डिलीवरी होता। दोस्तों अब ये सारा का सारा काम XYZ कंपनी करेगा, xyz.com के द्वारा होगा, और ये सारा काम मैकेनाइज्ड होगा, ऑटोमेटिक होगा, इलेक्ट्रॉनिक होगा, इसलिए एरर के चांस बहुत कम है, टाइम कम लगेगा, कम से कम टाइम में प्रोक्योरमेंट का काम कर देगा, एरर फ्री प्रोक्योरमेंट का काम करेगा, कॉस्ट कम लगेगा आपको प्रोक्योरमेंट में। अगर दिल्ली गवर्नमेंट खुद इस काम को करे तो दिल्ली गवर्नमेंट के लिए इसके लिए एम्प्लॉयज़ लगाने पड़ेंगे, ऑफिसर्स लगाने पड़ेंगे, तो दिल्ली गवर्नमेंट के खर्चे तो ऑलरेडी होंगे ही होंगे इसमें। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इस काम को उठा के आउटसोर्स कर दिया। देखिए आज के डेट में आप इसमें भी अपना व्यापार ढूंढ सकते हैं। देखिए एक नया व्यापार करने का आपको तरीका मैंने बताया कि ई प्रोक्योरमेंट में आप बहुत अच्छे से प्रोक्योरमेंट के काम में जा सकते हैं। तो ये हमारा ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम हुआ। आइए यहाँ से आप देखते हैं, सॉरी ये ई ऑक्शन है, एक मिनट मैं थोड़ा आगे का बता दिया, ये है ई प्रोक्योरमेंट, सॉरी। देखिए यहाँ पर यह ई प्रोक्योरमेंट, दैट वाज द ई ऑक्शन सिस्टम। E-procurement is the management of all procurement activities via electronic means. Business model based on E-procurement seeks efficiency in accessing information on suppliers. Supplier की जो information access होगा उसमें efficiency आएगा। Availability, price, quality and delivery time, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, डिलीवरी टाइम कम लगेगा, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में समय कम लगेगा, सप्लायर्स की जानकारी लेने में समय कम लगेगा, कॉस्ट भी कम होगा इसमें। कॉस्ट सेविंग बाय कोलैबोरेटिंग विद पार्टनर्स टू पुल देयर बाइंग पावर एंड सिक्योर बेस्ट वैल्यू डील्स। आपके लिए बेस्ट वैल्यू डील्स मतलब कम से कम पैसे में सामान खरीद के आपको दे देता है। क्योंकि देखिए ये ई प्रोक्योर वाला जो होता है इसके पास डेली का काम होता है प्रोक्योरमेंट का ही, डेली का इनका काम होता है प्रोक्योरमेंट का। प्रोक्योरमेंट के अलावा ये कोई काम करते ही नहीं है दोस्तों। तो ये इनका प्रोक्योरमेंट सिस्टम है। ई प्रोक्योरमेंट intermediaries specialize in providing up-to-date and real-time information on all aspects of supply of materials to the business. इसके पास जितने भी सप्लायर्स होते हैं सारे सप्लायर्स का इनके पास दोस्तों लिस्ट होता है, सारे सप्लायर्स के। तो एक जगह पर आपको सारा सप्लायर्स मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे आप इसको जब तक आउटसोर्स नहीं करोगे उस सप्लायर का एक्सेस आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको अपनी सर्विस को इसे आउटसोर्स करनी पड़ेगी। तो आप सर्विस आउटसोर्स कर दो, ये आपको सारी की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे। अब देखिए ये जो पार्ट था हमारा ई ऑक्शन जिसको हमने ई प्रोक्योरमेंट करके बता दिया। अब आइए ई ऑक्शन सिस्टम, इसमें आते हैं दोस्तों। देखो ई ऑक्शन सिस्टम, अब ये ऑक्शन होता क्या है, ये ऑक्शन सिस्टम क्या है, मैं आपको पहले जरा ऑक्शन सिस्टम के बारे में बताना चाहूंगा कि ऑक्शन सिस्टम क्या होता है। देखो बहुत सिंपल वे में आप ऑक्शन को समझ लो। यहां पर पर्सन ए है, पर्सन ए, इसने होम लोन लिया, होम लोन लिया और होम लोन से इसने परचेज कर लिया घर को, परचेज होम, घर परचेज कर लिया।
बेटे ये जो होम लोन था ये इन्होंने लिया था फॉर 15 ईयर्स, 15 साल के लिए होम लोन लिया था। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद ये आदमी बैंक को पेमेंट नहीं कर पाता, ईएमआई नहीं दे पाता है। आफ्टर 5 ईयर्स दे फेल्ड टू पे ईएमआई। अभी ईएमआई फेल हो जाते हैं, नहीं दे पाते हैं ईएमआई, तो पता है बैंक क्या करेंगे? अब बैंक जो होगा ये इनके घर को डाल देंगे सेल में, ऑक्शन में। बैंक पुट देयर होम ऑन ऑक्शन, बैंक इसको ऑक्शन में डाल देंगे, मतलब इसको घर को बेचेंगे बैंक, और बैंक इसको बेच के और उसके बाद जो पैसा आएगा पहले अपनी पैसे को रिकवर कर लेंगे, फिर बाकी जो पैसा रहेगा वो इनको वापस कर देंगे। मतलब जो बाकी पैसा अगर ज़्यादा है तो इनको पैसा वापस कर देंगे, राइट। तो बैंक इस प्रॉपर्टी को ऑक्शन में डालेंगे। यही हुआ दोस्तों ऑक्शन, जिसको आप हिंदी में नीलामी कहते हो, प्रॉपर्टी की नीलामी होना। तो बैंक, जब आप बैंक से कोई चीज़ लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो बैंक उसके एवज में आपको कोलैटरल लेती है। कोलैटरल जैसे इस घर का कागज बैंक ने रख लिया था, बैंक बोला था जिस दिन हमारा पैसा पूरा दे दोगे हम तुम्हें घर का कागज वापस कर देंगे, घर का डॉक्यूमेंट वापस लौटा देंगे। लेकिन ये तो 5 साल के बाद ही घर का पैसा नहीं दे पाया, तो बैंक क्या करेंगे? बैंक उसके घर की नीलामी कर देंगे, मतलब उसके घर को ऑक्शन में डाल देंगे। अब पहले जो होता था ऑक्शन का काम, भाई क्या ऑक्शन के काम में इतनी मगजमारी होती थी, इतना हेरा फेरी होता था दोस्तों कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे कुछ हेरा फेरी तो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, मान लीजिए किसी बैंक मैनेजर के पास कोई अच्छा जगह का एक प्रॉपर्टी आया ऑक्शन के लिए, अच्छी जगह का प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए आया। अब वो प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए आया और उस एरिया में बैंक मैनेजर ने क्या किया, उस एरिया के किसी प्रॉपर्टी डीलर के साथ जाके मिल गया। प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिला, उस घर की एक्चुअल में कीमत थी, क्योंकि अच्छी जगह का घर था तो एक्चुअल में कीमत थी उस घर का 1.5 करोड़। लेकिन अब बैंक मैनेजर क्या करेगा, यहाँ क्या खेला खेलेगा? देखो, यहाँ पर खेला ये होगा कि बैंक मैनेजर उस घर को, उस प्रॉपर्टी डीलर को बेच देगा 70 लाख में। 70 लाख में बेच दिया, 1.5 करोड़ का घर 70 लाख में बिक गया, क्योंकि ऑक्शन है। और ऑक्शन में ब्रांच मैनेजर जो होता है, ब्रांच मैनेजर के पास ये पावर होती थी, तो ब्रांच मैनेजर ऐसा काम खूब करता था। अब 70 करोड़ में बेच दिया, लेकिन अब उसके बाद क्या करेगा, सुनो आगे। अब वो प्रॉपर्टी डीलर एक्चुअल में उस घर को सेल करेगा पब्लिक प्लेस में। तो जब पब्लिक प्लेस में सेल करेगा तो घर बिकेगा 1.5 करोड़ का, तो 80 लाख का प्रॉफिट हुआ। 40 लाख बैंक मैनेजर, 40 लाख प्रॉपर्टी डीलर। इसलिए तो आप देखते होंगे कि प्रॉपर्टी के काम में जो लोग लगे रहते हैं बड़ी तेजी से दिन दुगुने रात चौगुने हो जाते हैं, करोड़ों में रुपए कमा लेते हैं, राइट। और बैंक वाले जो होते हैं, ये बैंक वाले का ये कमाई है तरीका। अब देखो, ये सारा काम खत्म हो जाएगा अगर ये चीज आ जाए ई ऑक्शन सिस्टम में। तो गवर्नमेंट के प्रयास से दोस्तों कई कंपनी ने अब ई ऑक्शन के लिए वेबसाइट बना दिया, और इतना अच्छा ये वेबसाइट काम करता है। जैसे अब सपोज करिए कि आपको कोई बाइक चाहिए, कोई कार चाहिए, जो कि अब कार भी ऑक्शन होता है बेटे। जैसे मान लो कार लोन पे लिया गया और कार का किस्त चुका नहीं पाए, तो बैंक क्या करते हैं, इस कार को ऑक्शन में डाल देते हैं, अब वो कार की नीलामी होगी। तो बहुत लोग जिनको नीलामी वाले कार चाहिए, अब वो क्या करते हैं, इस ई ऑक्शन सिस्टम में जाके, वेबसाइट में जाके अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, और अकाउंट क्रिएट करके अपना इंटरेस्ट बता देते हैं, अपनी विश बता देते हैं कि मुझे या तो घर खरीदना है, तो कहते हैं इस एरिया में हमारे को घर अगर आता है तो प्लीज हमें इन्फॉर्म किया जाए। अब ये तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जैसे उस एरिया में घर आता है। अच्छा, पहले ही काम ब्रांच मैनेजर क्यों कर लिया? क्योंकि ब्रांच मैनेजर इस ऑक्शन को पब्लिक में आने ही नहीं दिया। जब पब्लिक में आने देता तब तो पब्लिक जाता दोस्तों, जबकि सिस्टम है कि पहले आप इसे पेपर में डालेंगे। अच्छा, लगातार 3-4 दिनों तक पेपर में डालेंगे,
पेपर में भी कहाँ डालेंगे, तो उसकी प्रॉपर जगह होता है। पेपर में आप देखोगे ना, तो एक जो डेली न्यूज़पेपर होते हैं ना, न्यूज़पेपर में एक कॉलम होता है जहां पर केवल और केवल ऑक्शन वाला ही जानकारी होता है। तो ब्रांच मैनेजर जिनको खेला करना है, वो ब्रांच मैनेजर क्या करते हैं, इस जानकारी को उस जगह पर नहीं डाल के छोटे से एक कॉलम बना के किसी ऐसी जगह पर डाल देंगे जहां पर किसी की नजर ही ना जाए, छोटे कॉलम बना के, ताकि अगर कोर्ट वगैरह में कभी ऐसा हो कि कोई आदमी चैलेंज कर दे उनके ऑक्शन को, तो कहेंगे देखो मैंने ये डेली न्यूज़पेपर में ऑलरेडी डाला तो था इसको, लेकिन जो डेली न्यूज़पेपर में सर आपने डाला था, ये तो आपने ऐसी जगह पर डाल दिया जहां किसी की नजर ही ना जाती है, क्योंकि वो जानकारी छिपाना चाहते थे। जानकारी पब्लिक होता तो बहुत सारे लोग आ जाते उसको लेने के लिए, फिर तो बोली लगती, फिर तो उसकी बोली लगती ना नीलामी की। लेकिन वो तो चाहता था ब्रांच मैनेजर कि कोई ना समझे और चुपचाप ये घर चला जाए उस डीलर के पास, और डीलर उस घर को बेचे फिर, और उसके बाद हम प्रॉफिट आपस में शेयर करें। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स सिस्टम जो होता है, जिसमें ई ऑक्शन सिस्टम आया है दोस्तों, इसमें ऐसा संभव है ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते इसमें, क्योंकि पहले से ही कस्टमर्स तैयार बैठा हुआ है, लिस्ट लगा हुआ है, कस्टमर्स का लिस्टिंग हो रखी है, और ये सॉफ्टवेयर ने लिस्ट बना रखा है। जैसे बैंक मैनेजर किसी घर को उसमें लिस्ट करेगा, अब इधर बैंक मैनेजर लिस्ट किया घर को, तो बेटे उस एरिया से इंटरेस्टेड जितने भी लोग होंगे सबके पास मेल चला जाएगा कि फलाने एरिया में घर बिकने आया है। गाड़ी खरीदनी है आपको, तो आप गाड़ी का अपना लिस्ट बताते हो कि हमें फलाना गाड़ी चाहिए, हमें इतने प्राइस तक का चाहिए। आप जैसे वो गाड़ी ऑक्शन सिस्टम में आएगा, जैसे ऑक्शन वाला लिस्ट करेगा उसमें, तो जितने यूजर्स उसमें लिस्ट में होगा, जिन्होंने अपनी अपनी विश बताया होगा उस व्हीकल के बारे में, दोस्तों सभी को जानकारी चली जाती है। फिर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस सिस्टम होता है, उसमें बोली लगाई जाती है, जिसकी बोली सबसे ज़्यादा होती है उसको सामान बेच दिया जाता है। ये हुआ ई ऑक्शन सिस्टम। तो देखो आप अगर चाहें तो ई ऑक्शन सिस्टम में भी आप बहुत अच्छा व्यापार कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ये हमारा हुआ ई ऑक्शन सिस्टम, और अब हम इसको एक बार यहाँ से देख लें। देखिए यहाँ पर दिस सिस्टम प्रोवाइड अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन through which bidding process for product and services can take place between competing buyers। देखो यहाँ बायर्स को competing buyers कहा गया, क्यों? खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं, तभी तो प्राइस की बोली लगेगी। तो ये वर्ड्स यहाँ पर, अब देखो कई लोग क्या करते हैं, एग्जाम में लिखते हैं, यहीं पर समझो दोस्तों, और वो कंपीटिंग वर्ड हटा देते हैं, केवल बायर्स लिख देते हैं। गलत है, केवल बायर्स नहीं होता ऑक्शन में कंपीटिंग बायर्स होते हैं। तो कंपीटिंग बायर्स होगा, बीडिंग का प्रोसेस की जानकारी शेयर की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है, एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। ई ऑक्शन पीपल बाय एंड सेल थ्रू एन ऑक्शन वेबसाइट। ई ऑक्शन ऑलवेज परफेक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द प्रोडक्ट, प्राइस, करेंट डिमांड एंड सप्लाई। कितनी प्रोडक्ट है, कितना डिमांड है, डिमांड क्या है उस प्रोडक्ट का दोस्तों, उसके प्राइस क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सारी जानकारी आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ मिलेगा। मतलब कहीं भी कोई जानकारी छिपाई नहीं जाएगी। जो काम पहले होता था जानकारी छिपाई जाती थी। This become increasingly popular tool for the buyer to access the lowest price the suppliers are willing to charge। देखो यहाँ पर बायर्स के लिए भी लोएस्ट प्राइस होता है दोस्तों। क्यों? जैसे मान लो ज़्यादा सामान आ गया, सामान ज़्यादा आ गया और बायर्स कम है, तो प्राइस घटेंगे, प्राइस लो होगा। लेकिन सामान ज़्यादा कम है और बायर्स ज़्यादा है, तो बट ऑब्वियस है डिमांड सप्लाई वाला रेट, तो फिर उसके बाद प्राइस बढ़ जाती है उसकी, राइट। इसके बाद हमारा है पोर्टल्स। देखिए अब फिर ध्यान देना, फिर से एक बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया, दैट इज व्हाट, पोर्टल्स पे। क्यों मैंने कहा कन्फ्यूजन वाला पॉइंट आ गया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको याद होगा मैंने आपको एक डिफरेंस क्रिएट किया था शॉपिंग मॉल में, और मैंने डिफरेंस क्रिएट किया था वर्चुअल स्टोर्स में। वर्चुअल स्टोर्स में जो कि जिसको कि हम वर्चुअल फ्रंट स्टोर कहते हैं, राइट, ई स्टोर्स में। और जो शॉपिंग मॉल होता है, तो शॉपिंग मॉल को कभी आप फ्रंट स्टोर नहीं बोलते हैं। शॉपिंग मॉल तो अमलगमेशन ऑफ वर्चुअल स्टोर्स होता है, जहां पर बहुत सारे वर्चुअल स्टोर्स होते हैं। अब फिर ये पोर्टल से एक नया लफड़ा आ गया कि फिर पोर्टल्स क्या है। देखो
दोस्तों आइए पोर्टल्स में और इसमें हम एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। वैसे आप दैट इज जो मॉल है ना, मॉल को आप क्या कह सकते हो जानते हो? मॉल को आप एक पोर्टल कह सकते हो। मॉल को हम एक पोर्टल कह सकते हैं। क्यों पोर्टल कह सकते हैं? पोर्टल हमें गेटवे प्रोवाइड करता है दोस्तों। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पोर्टल हमें गेटवे प्रोवाइड करता है। अच्छा उतना ही नहीं, अब आइए अमेजोन को भी हम पोर्टल कह सकते हैं। क्यों पोर्टल कह सकते हैं अमेजोन को? क्योंकि जहां से हमें दूसरे वेबसाइट का लिंक मिलता हो दोस्तों, उसको हम लोग पोर्टल बोलेंगे, पोर्टल बोलेंगे। आइए मैं आपको पोर्टल का बेस्ट एग्जांपल यहां पर दे रहा हूं। देखिए अगर हम लोग पैसाबाजार.com, पॉलिसीबाजार.com, बैंकबाजार.com, आइए इस तीनों को समझते हैं। ये बहुत अच्छा पोर्टल है। अब आइए इसको हम पोर्टल क्यों कहते हैं। देखिए ये इसको हम पोर्टल कह रहे हैं, है .com ही, वेबसाइट ही है। जैसे अब कितना कंफ्यूजिंग है देखो, amazon.com तो उसको हम लोग ई स्टोर्स कहेंगे, yahoo.com तो उसको हम शॉपिंग मॉल बोलेंगे, वो भी .com ही है लेकिन वो शॉपिंग मॉल है। अब आइए बैंकबाजार.com तो इसको हम कह रहे हैं कि ये पोर्टल है। अब क्यों इसको हम पोर्टल कह रहे हैं, आइए मैं आपको समझाता हूं। पोर्टल मैं इसलिए इसे कह रहा हूं क्योंकि बैंकबाजार.com जो होता है, या पॉलिसीबाजार.com जो होता है, या पैसाबाजार.com जो होता है दोस्तों, इसका काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि यहाँ पर डिफरेंट कंपनीज के पॉलिसी का लिस्टिंग होता है, डिफरेंट कंपनी के पॉलिसी का लिस्टिंग होता है, राइट। अगर हमें पॉलिसी, डिफरेंट कंपनीज के पॉलिसी को कंपेयर करना हो और बेस्ट पॉलिसी बाई करना हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप डायरेक्ट टाटा के पॉलिसी जाके परचेज मत कर लेना उसके वेबसाइट से, आप आईसीआईसीआई के वेबसाइट से डायरेक्ट परचेज मत करना, आप एलआईसी का डायरेक्ट परचेज मत करना, बल्कि पहले सारा आके पॉलिसीबाजार.com पे कंपेयर कर लेना। आप देखते होंगे यहां पर एडवर्टीजमेंट आता होगा, ऐड आता होगा। एक ऐसा ऐड आता है जिस ऐड के आते ही हमारी मैडम भाग जाती हैं, क्योंकि वो ऐसे मुंह बना के आती हैं कि क्या आपके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, आपने कोई इंश्योरेंस नहीं कराया। मतलब ये पैसाबाजार.com, पॉलिसीबाजार.com, बैंकबाजार.com दोस्तों, इसके खूब ऐड आते हैं टेलीविजन पे, राइट, कि आप यहां से पॉलिसी को कंपेयर करें। अब अगर हम वहां से पॉलिसी को कंपेयर करके और अपना पॉलिसी परचेज करते हैं, अपना पॉलिसी परचेज करते हैं तो हमारा बेस्ट पॉलिसी होगा। तो ये जो है दैट इज नॉन एज, इसी को हम लोग कहेंगे पोर्टल। मतलब पोर्टल एक ऐसा वेबसाइट, एक ऐसा वेबसाइट जहां से हमें दूसरे वेबसाइट का एंट्री मिलता हो। जैसे इंडिया में जितने बैंक्स हैं, सारे बैंक्स का एंट्री हमें बैंकबाजार.com से मिल जाता है। जितनी पॉलिसी हैं कंपनी के, उसका एंट्री हमें पॉलिसीबाजार.com से मिल जाता है। तो सर हम पॉलिसीबाजार.com को, बैंकबाजार.com को और पैसाबाजार.com को, पैसाबाजार.com क्या है? मान लो आपको किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाना है, तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि किस कंपनी के शेयर में पैसा लगाया जाए, कहां पर हमारा पैसा का ग्रोथ ज्यादा होगा? ये बात सर आपको कैसे पता पड़ेगा? इसके पता करने के लिए आप चले जाते हैं पैसाबाजार.com पे। तो पैसाबाजार.com आपको बताता है कि फलाने कंपनी में आप पैसा लगाओ, यहां पैसा लगाने से आपको ज्यादा फायदा होगा। तो सर अगर आप ये कंपेयर करके और तब पैसा लगाते हैं, इसका मतलब आपने पोर्टल्स का इस्तेमाल किया। तो फिर मैं आपको बोलूंगा, फिर बोलूंगा एक बार कि पोर्टल जो होता है, पोर्टल एज सच कोई व्यापार नहीं करता। पोर्टल से आपको उसकी लिस्ट मिलती है, राइट, और उस वेबसाइट का एंट्री पॉइंट मिल जाता है आपको, जहां से आप उसके पास जा सकते हैं। तो ये हमारा पोर्टल हो गया।
राइट। देखो यहाँ कहता है पोर्टल एक वेबसाइट है, सर्व एज अ गेटवे, ये गेटवे की तरह काम करता है, और मेन एंट्री पॉइंट ऑन द इंटरनेट टू ए स्पेसिफिक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट और एन इंडस्ट्री। स्पेसिफिक फील्ड, देखो स्पेसिफिक फील्ड याद रखना। अब थोड़ा सा यहाँ शॉपिंग मॉल और इसमें डिफरेंस हुआ। क्यों डिफरेंस हुआ? याहू के शॉपिंग मॉल कोई स्पेसिफिक फील्ड का नहीं होता, वहां पर ग्रोसरी के भी आपको स्टोर्स मिल जाएंगे, मेडिकल के भी स्टोर्स मिल जाएंगे, एपरेल्स के भी स्टोर्स मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के भी स्टोर्स मिल जाएंगे। लेकिन जब आप पोर्टल्स पे आते हो तो पोर्टल्स पे ऐसे जिगजैग नहीं होता, ये स्पेसिफिक। जैसे मैंने क्या कहा, बैंक बाजार .com बैंक से रिलेटेड, पैसा बाजार .com इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, पॉलिसी बाजार .com तो इंश्योरेंस से रिलेटेड। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये स्पेसिफिक इंटरेस्ट और इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका गेटवे पॉइंट होता है। इट इज अ वेबसाइट दैट इज पोजिशन्ड एज एंट्रेंस टू अदर साइट्स ऑन द इंटरनेट। देखो वर्ड यहाँ पर अदर साइट्स, मतलब आपको दूसरे साइट्स का यहाँ से एंट्री मिलता है, दूसरे साइट्स का एंट्री मिलता है। दोस्तों एक बात और, अगर आपसे पूछा जाए कि शॉपिंग मॉल में और इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों में एक और डिफरेंस है, शॉपिंग मॉल में और इसमें क्या डिफरेंस है, जरा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बहुत बारीक से समझना पड़ेगा, तब जाके ये कॉन्सेप्ट हमें समझ आएगा। मैंने क्या कहा था आपको, सिप्रा मॉल आप गए तो सिप्रा मॉल गए तो किसी स्टोर में आप गए, सिप्रा का तो अपना कोई स्टोर था नहीं, वो तो केवल बाहर एक बड़ा सा लिखा हुआ था, लोगो लगा हुआ था सिप्रा मॉल का, बाकी उनके अंदर जितना स्टोर था वो तो अलग अलग था। कोई स्टोर आपका लिलीपुट का स्टोर था, तो कोई ईबे का यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन का स्टोर था, लुइस फिलिप का स्टोर था, है कि नहीं। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के वहां पर स्टोर्स थे दोस्तों, अलग अलग कंपनीज के स्टोर्स थे, राइट। अब वो जो कंपनी का वहां स्टोर था, तो जब आप वहां से परचेज करते हो तो परचेज में मैंने क्या कहा था, उस इनवॉइस पे किसका नाम होता है, उस स्टोर का नाम होता है। लेकिन जब आप परचेज कर रहे थे तब तो आप उस मॉल के अंदर थे ना, जब आप परचेज कर रहे थे तो उस मॉल के अंदर थे, ध्यान दीजिएगा यहां पर। सिमिलरली अब आइए, अगर आप याहू के शॉपिंग मॉल में होते हैं और याहू के शॉपिंग मॉल से आप सोनी का सामान खरीदते हैं, तो अल्टीमेटली आप याहू के .com के अंदर ही हैं, याहू के .com से आप उसके स्टोर से सामान खरीद रहे हैं। लेकिन पोर्टल में अब आइए, जब आप पैसा बाजार .com में जाते हैं और पैसा बाजार .com से अगर आपको लिंक मिल गया कि लेटर से फलाने कंपनी की वेबसाइट्स में जाइए, वहां से आप इन्वेस्ट कर दीजिए पैसा, तो ये आपको वहां से लिंक दे देता है कि आप वहां चले जाइए। मतलब ये हुआ कि आपने किसी आदमी से पूछा कि भाई तुम बता सकते हो कहां पर अच्छा कपड़ा मिलेगा, कहां पर अच्छी गारमेंट मिलेगा, उसने कहा फलाने जगह चले जाओ। देखो फलाने जगह चले जाओ, बोलने वाला जो था ना वो हो गया पोर्टल। पोर्टल, तो पोर्टल का मतलब हुआ कि आप जो वहां पर परचेज कर रहे हैं या जो भी एक्टिविटीज ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन अब उस पोर्टल में आप नहीं कर रहे हैं, पोर्टल ने आपको बाईपास कर दिया, लिंक दे दिया, बोला चले जाओ वहां पर। तो ये शॉपिंग मॉल में और पोर्टल में बेसिक डिफरेंस होगा, राइट। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, पोर्टल कंसिस्ट ऑफ वेब पेजेज दैट एक्ट एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यूजिंग द वेब और वेब बेस्ड सर्विसेज। द कंट्रोल ऑफ कंटेंट कैन बी द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर फर्म थ्रू द चार्जिंग फर्म फॉर एडवर्टाइजिंग और चार्जिंग कंज्यूमर्स अ सब्सक्रिप्शन फॉर द एक्सेस। अब आइए, ये बताने के लिए जैसे आपने किसी आदमी से पूछा, भाई जानते हो अच्छे टीचर कौन है इस मार्केट में, उसने कहा पहले पैसा लगेगा फिर बताऊंगा, आपने कहा चलो ले लो भाई पैसे ले लो, उसने पैसे लिए फिर बता दिए अच्छे टीचर के बारे में। अब सुनो, ऐसे ही सिमिलरली जब कोई टीचर उसके पास जाता है, उस कंपनी के पास, कि भाई अगर कोई कस्टमर स्टूडेंट आए ना तो मेरे बारे में बताना, तो टीचर से कहता है तुम्हें भी पैसा देना पड़ेगा। देखो उसकी कमाई देखो दोस्तों, एक आदमी है, जो आदमी के पास ढेर सारे स्टूडेंट का लिंक है, उसने सोचा क्यों ना कमाया जाए, क्योंकि स्टूडेंट उसे बार बार आता था पूछने के लिए और पूछता था, कहता था अच्छे टीचर को जानते हो, वो बता देता था हाँ फलाना टीचर अच्छा टीचर है, बता दिया।
जब उसने 2 साल 3 साल ये काम किया तो उसे लगा मैं तो बेवकूफ बन रहा हूं, सो व्हाई नॉट वी चार्ज। उसने सोचा हम चार्ज क्यों ना कर दें। अब देखो उसने क्या करना शुरू कर दिया। कोई स्टूडेंट आया, बोला 2 साल के बाद, बोला जी कोई अच्छे टीचर जानते हो? बोला हाँ जानता तो हूं लेकिन पैसा लगेगा तब बोलूंगा। बोला कितने पैसे? बोला 200 रुपये। 200 रुपये दो, अच्छे टीचर बता देता हूं। स्टूडेंट ने 200 रुपये दे दिया क्योंकि उसे जानकारी मिल गई अच्छे टीचर की। कहाँ घूमता फिरता, और घूमने के बाद भी अच्छा टीचर मिलता है नहीं मिलता इसकी भी गारंटी नहीं होती, गलत टीचर से फंस जाता। तो देखो अब आ जाओ, सिमिलरली टीचर जब आता है उसका आदमी के पास, कहता है भाई कोई स्टूडेंट आएगा ना तो मेरे बारे में बताना। तो आदमी कहता है कि ऐसे नहीं बताऊंगा आपके बारे में, पैसा लगेगा, पैसा पहले पैसा दो फिर बताऊंगा। तो देखिए सर्विस प्रोवाइडर से भी पैसा ले लिया और सर्विस कंज्यूमर से भी पैसा ले लिया। यही है पोर्टल, यही है पोर्टल, यहां पर यही है दोस्तों पोर्टल का काम। ये पोर्टल जो सर्विस प्रोवाइडर होंगे उससे भी चार्ज करता है, सब्सक्रिप्शन चार्ज करता है, और जो सर्विस का रिसीवर होता है उससे भी सब्सक्रिप्शन चार्ज करता है। तो इसे हम लोग दोस्तों पोर्टल कहते हैं। अब आइए बायर एग्रीगेटर। बायर एग्रीगेटर दोस्तों, जब बायर एग्रीगेटर की हम बात करते हैं, एग्रीगेटर का मतलब क्या होता है? जोड़ना। एग्रीगेटर का मतलब होता है जोड़ना। जोमेटो, देखो जोमेटो को कितना अच्छा बिजनेस ध्यान में आ गया। जोमेटो ने सोचा कि अगर किसी शॉप पे एक आदमी जाए, मतलब किसी होटल में एक आदमी जाता है और वो एक आदमी ऑर्डर देता है, तो ऑर्डर का जो रेट होता है, अगर उसी होटल में जाके बोला जाए कि मुझे 500 आदमी का खाना चाहिए, तो होटल वाला उस रेट को हाफ कर देता है। ये तो है ही भाई। बायर्स के एग्रीगेटर में अगर आप बिग बायर्स हैं, बिग बायर्स का मतलब अगर आपका डिमांड ज्यादा है तो दोस्तों आपके लिए रेट कम होगा। ये हमेशा से होता है, जो बिग बायर्स होते हैं उसके लिए रेट हमेशा कम होता है। तो बिग बायर्स के लिए रेट हमेशा कम होता है, राइट। ये बात जोमेटो को ध्यान में आ गया। जोमेटो ने दोस्तों बायर्स को जोड़ना शुरू कर दिया, बायर्स को जोड़ना शुरू कर दिया, और ढेर सारे बायर्स को जोमेटो ने इकट्ठा कर लिया। जब जोमेटो बायर्स को एग्रीगेट कर लिया, इकट्ठा कर लिया, तो अब जोमेटो ढूंढना शुरू किया स्टोर्स को, मतलब दैट इज किचन को या होटल्स को, रेस्टोरेंट को, इसको जोड़ना शुरू किया। अब देखो ये काम कर लिया इंटरमीडियरीज का, इंटरमीडियरीज का। इधर होटल वाले को बोला तुम्हारे पास जो ऑर्डर आए, हमारे पास जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर हम तुम्हें रूट कर देंगे, लेकिन जो रेट होगा वो रेट तुम्हें इस रेट पे हमें देना पड़ेगा, इस रेट पे हमें देना पड़ेगा। मतलब रेट अब उसका होगा, इसलिए रेट उसका होगा, जोमेटो का होगा, क्योंकि जोमेटो एक बिग बायर है। जोमेटो कभी एक ऑर्डर नहीं करता, कभी 2 ऑर्डर नहीं करता। अच्छा डेली ऑर्डर करने वाला है, दिन में 200 ऑर्डर करेगा जोमेटो, क्योंकि जोमेटो का जो प्रेजेंस है वो तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो देखिए इसे हम कहते हैं बायर एग्रीगेटर। आज के डेट में लोग बायर एग्रीगेटर में भी ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं, और इसके लिए दोस्तों बड़े सिंपल सा वर्ड है, पता है क्या है? आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना है, एक बिग नेटवर्क क्रिएट करना है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको जोड़ना है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते हैं, मतलब आप बायर्स के लिए एग्रीगेटर का काम कर रहे हैं, आप बायर्स एग्रीगेटर में जा रहे हैं। यही होता है बायर्स का एग्रीगेटर। देखो यहाँ लिखा हुआ है द बायर एग्रीगेटर ब्रिंग्स टुगेदर large number of individual buyers so that they can gain the types of saving that are usually the privilege of large volume of buyers. large volume of buyers दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, आप किसी भी शॉप पे चले जाओ और आप वहां एक सामान का ऑर्डर करो और आप तुरंत उसको बोलो कि हमें उसकी रेट पता कर लो। अब आप उसको बोलो कि इसके हमें 200 ऑर्डर चाहिए, सेम ऑर्डर 200 यूनिट चाहिए, अब रेट बताओ, वो रेट आपको कम कर देगा। यही है बिग बायर का प्रिविलेज, यही है कि जितने बिग बायर्स होते हैं उनके लिए रेट कम होता है। तो यही काम बिग बायर्स का काम जोमेटो ने किया। जोमेटो बायर्स को इकट्ठा कर लिया। देखिए यहाँ लिखता है इन दिस फर्म कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स और सर्विस प्रोवाइडर
मेक द प्रोवाइडर देयर पार्टनर। प्रोवाइडर कौन हो गया जोमेटो के लिए? जितने भी होटल्स वाले हैं, जितने भी रेस्टोरेंट वाले हैं, ये सब के सब इसके पार्टनर्स हो गए एंड सेल देयर सर्विसेज अंडर इट्स ओन ब्रांड। अब अपने ब्रांड में बेचना शुरू कर दिया। ध्यान दीजिए, अब उसका ब्रांड नहीं होगा, ब्रांड जो होगा वो जोमेटो का ब्रांड होगा, जबकि एक्चुअल में जो प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, वो जोमेटो का किचन कहीं भी नहीं है। एक प्लेस पे जोमेटो का अपना किचन नहीं है। जोमेटो आपके एरिया में जो होटल्स होते हैं, जो रेस्टोरेंट होते हैं, वहां से प्रोडक्ट को पैक करके वो जोमेटो का अपना उसका पैकिंग होता है, उस पैकिंग में लेके और आपके घर तक जोमेटो सर्विस दे देता है। वहां पर रेट कम करा लेता है उससे। जैसे मान लो 50 रुपये का पिज़्ज़ा होगा, उसको उस खरीद लेगा 25 रुपये में, 5 रुपये उसमें ऐड कर देगा, आपको दे देगा 30 रुपये में। अब आइए आप कहेंगे हम जोमेटो से क्यों, हम तो वहीं से डायरेक्ट क्यों ना ले लें? जाइए लेने, 50 रुपये ढीले करने पड़ेंगे। आप अगर अकेले जाओगे तो आपको 50 रुपया लेगा पिज्जा हट वाला, वो तो 25 रुपया सिर्फ जोमेटो को दिया है उसने, आपको थोड़ा ना देगा 25 रुपये में, वो आपको 25 रुपीज में आपको नहीं देगा। वो जोमेटो बिग बायर है ना, तो बिग बायर का प्रिविलेज आपको, हाँ, आपको तब ये मिलेगा जब आप अपनी पूरी कॉलोनी को इकट्ठा कर लो, और पूरी कॉलोनी को इकट्ठा करके और तब आप जाओ। अब आप बोलो कि 2000 पिज्जा दे दो, अब देखो कैसे वो रेट कम करता है, वो रेट कम करेगा। मतलब अल्टीमेटली रेट कम कब होता है दोस्तों? जब बायर्स की संख्या ज्यादा होता है। तो बायर्स एग्रीगेटर भी आज के डेट में बहुत अच्छा व्यापार है। एक बार हम रिकॉल करेंगे कि हमने कितने बिजनेस मॉडल को पढ़ लिया दोस्तों, ई बिजनेस मॉडल को। देखो, एक तो हमने ई स्टोर्स को पढ़ लिया दोस्तों, दूसरा हमने ई मॉल्स को पढ़ लिया, तीसरा हमने ई ऑक्शन सिस्टम को पढ़ लिया, अभी अभी हमने बायर्स एग्रीगेटर्स को पढ़ लिया, बायर्स एग्रीगेटर हमारा हो गया। इसके बाद हमने ई प्रोक्योरमेंट को भी ऑलरेडी पढ़ लिया हमने, ई प्रोक्योरमेंट भी हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास है वर्चुअल कम्युनिटी। आइए देखते हैं। हाँ, एक हमने पोर्टल्स भी पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो, इसमें अगर बेसिक डिफरेंस देखा जाए, जैसे अगर हमें मान लो हैंड नोट्स बनाना हो, तो मैं थोड़ा सा जरा इसमें 5 मिनट आपका करवा दूं ये वाला टॉपिक, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसे अगर ई स्टोर्स की बात हो तो इसको हम वर्चुअल स्टोर फ्रंट बोलेंगे। ये वर्चुअल फॉर्म होता है ऑफ फिजिकल स्टोर्स का, ये वर्चुअल फॉर्म होता है। इसके बाद जैसे हमारा ई मॉल्स का अगर कॉन्सेप्ट आता है, तो ई मॉल में हम क्या कहेंगे कि ई मॉल होता है अमलगमेशन ऑफ डिफरेंट ई स्टोर्स। जो अलग अलग ई स्टोर्स होगा उसका ये अमलगमेशन होगा, ये आपका ई मॉल्स होता है। ई मॉल्स आपको कई सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है ना, कई सारे यहाँ पर बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही हमारा अगर ई ऑक्शन सिस्टम की हम बात करें, तो ई ऑक्शन सिस्टम में हम कहेंगे ये हमें कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड करता है। किसके लिए? तो बिडिंग प्रोसेस के लिए हमें ये कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड करता है। इसमें आपको प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी, इसमें आपको प्राइस की जानकारी मिलेगी, इसमें आपको डिमांड की जानकारी मिलेगी कि कितनी डिमांड है इस प्रोडक्ट का, इसमें आपका करेंट स्टेटस के बारे में पता चलेगा,
करेंट स्टेटस के बारे में पता चलेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको इसका हैंड नोट्स बनाना है, जिसमें आपको बिल्कुल शॉर्ट, मतलब जो जो मेन चीज है वही आपको लिखना है। अब जैसे मान लीजिए पोर्टल्स की बात करें, तो पोर्टल्स में हम क्या लिखेंगे कि ये एक ऐसा साइट होता है जो वर्क करता है एज गेटवे फॉर अदर साइट। ये अदर साइट के लिए गेटवे का काम करता है। ध्यान रहे पोर्टल हमेशा होगा ये स्पेशलाइज्ड होगा, स्पेशलाइज्ड ऑन स्पेसिफिक फील्ड। स्पेसिफिक फील्ड पे ये स्पेशलाइज होता है, स्पेसिफिक फील्ड पे ये स्पेशलाइज होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा शॉपिंग मॉल की तरह की हर चीज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपको हैंड नोट्स बनाना है। मतलब मैंने आपको हमेशा से तैयार किया हैंड नोट्स के लिए कि कभी भी हैंड नोट्स हमें ऐसे नहीं बनाए जाते हैं कि आप सारा चीज़ लिख दिए, सेंटेंस बना के लिख दिए, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो ये आपका, अगर ऐसे हम ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम की बात करें तो ई प्रोक्योरमेंट जो होता है वो भी एक कम्युनिकेशन चैनल की तरह काम करता है। ई प्रोक्योरमेंट ये भी आपका कम्युनिकेशन चैनल की तरह काम करेगा, चैनल की तरह, जहां पर सप्लायर्स की जानकारी होगी, सप्लायर्स की जानकारी होगी, फिर जितने भी रिलेटेड प्रोसेस है ये सारे प्रोसेस यहाँ पर होगा, रिलेटेड प्रोसेस। ये आपका स्टार्ट से लेके स्टार्ट टू एंड ऑफ प्रोक्योरमेंट ये कवर करता है, स्टार्ट से एंड तक का पूरा पार्ट को कवर करता है ये, राइट। तो इसमें कॉस्ट कम हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। देखो कॉस्ट कम होगा, कॉस्ट कम होगा, रिड्यूस होगा, टाइम रिड्यूस हो जाएगा, टाइम रिड्यूस हो जाएगा। ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है, राइट। अब आइए नेक्स्ट आते हैं। इसमें दोस्तों थोड़ा सा ये जो टॉपिक है लंबा टॉपिक है और मतलब काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। ये देखिए इसमें अभी तक तो हम लोग ये विजुलाइजेशन में आए भी नहीं है। ये शॉपिंग मतलब स्टोर्स, ई स्टोर्स का विजुलाइजेशन है, ये हमारा स्टोर्स है। देखिए शॉपिंग मॉल्स का विजुलाइजेशन है, जैसे यहाँ पर होम है, बाय ऑनलाइन है, फाइंड प्रोडक्ट है, सपोर्ट है, कस्टमर सर्विस। अब ये जो कस्टमर सर्विस है ना ये सभी के लिए होगा, जितने भी स्टोर्स यहाँ लिस्टेड होंगे ना वो सभी के लिए होगा। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि जो मॉल में आप जाते हैं वहाँ जो कस्टमर सपोर्ट होगा वो सब के लिए होगा, कॉमन होगा। जैसे वहाँ पर सिक्योरिटी जांच होता है सबके लिए कॉमन होगा, ऐसा नहीं कि सब अलग अलग से होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर ये आपका ऑनलाइन ऑक्शन सिस्टम का है, ऑनलाइन ऑक्शन के लिए है, देखो यहाँ पर, राइट। इसके बाद यहाँ पर आप आ जाइए तो ये आपका ई कॉमर्स का पोर्टल है, दिस इज द पोर्टल, जहाँ पर आपको पोर्टल की सर्विस है। देखिए मनी कंट्रोल.com ये भी एक पोर्टल का काम करता है दोस्तों, ये बहुत बड़ा पोर्टल है, फाइनेंशियल पोर्टल है। यहाँ से फाइनेंस से रिलेटेड आपको बहुत सारे वेबसाइट्स के लिंक मिल जाएंगे। देखिए ये ई प्रोक्योरमेंट का आपका सिस्टम है, मतलब ई प्रोक्योरमेंट साइट है आपका, राइट, जहाँ से प्रोक्योरमेंट का काम हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर देखो इन्होंने यहाँ पर अब प्रोवाइड किया ई डिस्ट्रीब्यूशन का काम प्रोवाइड किया। जैसे प्रोक्योरमेंट है दोस्तों वैसे डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो प्रोक्योरमेंट होता है जहाँ पर आप प्रोडक्ट को परचेज करते हो और जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है यहाँ पर आप गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, माने मैन्युफैक्चरर से गुड्स जाता है दैट इज कंज्यूमर तक, तो वो ई डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। कई कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी आज के डेट में आउटसोर्स कर दिया है, ई सिस्टम को दे दिया है, राइट। ये आपका विजुअलाइजेशन है। अब आइए यहाँ पर, हाँ, वर्चुअल कम्युनिटी। देखिए वर्चुअल कम्युनिटी क्या है दोस्तों, ध्यान देना। जैसा कि आपको बताया था हमने कि आज के डेट में जितने भी कंपनीज हैं जो कि ई मोड में आए हैं, सारे कंपनीज का दोस्तों कहीं ना कहीं वो अपना वर्चुअल कम्युनिटी बना के रखते हैं। वर्चुअल कम्युनिटी जैसे टीचर का कम्युनिटी, स्टूडेंट का कम्युनिटी,
डॉक्टर्स की कम्युनिटी, पॉलिटिशियंस की कम्युनिटी, ये सब वर्चुअल कम्युनिटी की बात कर रहा हूं मैं आपको। और ये कम्युनिटी ई कॉमर्स साइट जो होता है वो इंटेंशनली क्रिएट करते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी उसके साथ कॉन्टिन्यूस बेसिस पे साझा करते हैं। कई बार तो जानकारी नहीं, कुछ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स, ताकि उस ग्रुप का वो फायदा उठा सके सामान बेचने के लिए, उस ग्रुप का फायदा उठा सके। जैसे अगर हम बात करें अमेजॉन का, तो अमेजॉन भी अपना वर्चुअल कम्युनिटी बनाया हुआ है दोस्तों। याद होगा मैंने आपको कहा था कि कई बार जो प्रोडक्ट के रिव्यू होते हैं वो रिव्यू इनके द्वारा क्रिएटेड होता है। यस, यही बता रहा हूँ, ये जो वर्चुअल कम्युनिटी है ये इनके प्रोडक्ट के रिव्यू अच्छा क्रिएट करते हैं, मतलब ये क्रिएट करवाते हैं, तो इनके लिए यहाँ वर्चुअल कम्युनिटी होता है। देखो वर्चुअल कम्युनिटी है कम्युनिटी ऑफ कस्टमर हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट एंड यूज द इंटरनेट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, जो इंटरनेट का यूज करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे ट्विटर भी एक वर्चुअल कम्युनिटी है, आपका फेसबुक वर्चुअल कम्युनिटी है, आप कह लो दैट इज टेलीग्राम वर्चुअल कम्युनिटी है, टेलीग्राम वर्चुअल कम्युनिटी है, व्हाट्सएप वर्चुअल कम्युनिटी है। हाँ, दीज ऑल आर द वर्चुअल कम्युनिटीज, ये सब के सब वर्चुअल कम्युनिटीज है। तो ये जो वर्चुअल कम्युनिटीज है, ये वर्चुअल कम्युनिटीज में बहुत सारे लोग हैं जो अपना कॉमन इंटरेस्ट को एक दूसरे से साझा करते हैं। तो कई ई कॉमर्स कंपनी भी, और दोस्तों यही कमाई है फेसबुक का, यही कमाई है ट्विटर का, यही कमाई है आपका व्हाट्सएप वालों का, जो जिससे वो कमाते हैं वर्चुअल कम्युनिटी, मतलब उनके पास ताकत है, स्ट्रेंथ है, क्योंकि उनके पास वो कम्युनिटी है, राइट। देखिए Amazon.com प्रोवाइड वेबसाइट, Amazon.com खुद एक वेबसाइट प्रोवाइड करती है फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट रिलेटिंग टू देयर पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। वर्चुअल कम्युनिटी बेनिफिट फ्रॉम नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज whereby more people who join and contribute to the community। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्चुअल कम्युनिटी में जुड़ेगा उतना ज़्यादा उस कम्युनिटी को फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा जानकारी शेयर होगा और कंपनी को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आ गया ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग, देखो मार्केटिंग का तरीका अब बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? पहले जो मार्केटिंग होते थे उसके तरीके अलग होते थे, अब के मार्केटिंग का तरीका होता है, मार्केटिंग कराते हैं फेसबुक से, हम मार्केटिंग कराते हैं व्हाट्सएप से, हम मार्केटिंग कराते हैं ट्विटर से, वहाँ पर हम अपना ऐड देते हैं और उसके लिए हम उसे पैसा देते हैं। हम ये ढूंढते हैं कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिस वेबसाइट का ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको यूज करता है, जिस वेबसाइट का ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज करता है वहीं पर हम अपना ऐड देते हैं दोस्तों, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का व्यू मिले, राइट। इसे आप कहते हो ई मार्केटिंग। मतलब ई मार्केटिंग में आप अगर किसी वेबसाइट पे अपना एडवर्टीजमेंट देते हैं और वहां से कस्टमर्स को आप क्रिएट करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड ई मार्केटिंग, वो ई मार्केटिंग होगा। देखिए यहाँ प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट के मदद से अगर हम प्रोडक्ट की और सर्विस की मार्केटिंग करते हैं, दैट इज नॉन एज ई मार्केटिंग। सर टेलीविजन पे ऐड आया, क्या ये ई मार्केटिंग है? नहीं सर, ये ई मार्केटिंग नहीं है। इसमें इंटरनेट यूज कहाँ हुआ सर? इंटरनेट यूज नहीं हुआ। सर हमारे पास ना एक मेल आया था प्रोडक्ट का, इज इट ई मार्केटिंग? यस सर, दिस इज ई मार्केटिंग। सर हमारे फेसबुक पे मैसेज आया था, इज इट ई मार्केटिंग? सर व्हाइट हैट जूनियर का हमने मैसेज फेसबुक पे देखा था, इज इट ई मार्केटिंग? यस सर, दिस इज ई मार्केटिंग। ये ई मार्केटिंग है। मतलब फेसबुक पे अगर एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं, अगर आप याहू पे एडवर्टीजमेंट देखते हैं, ऑल ऑफ दीज आर ई मार्केटिंग, ये सब के सब ई मार्केटिंग है। देखिए इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट also empowers customers and help organization to achieve their objective. For example, they can compare prices of product by rival firm. The internet changes relationship between the buyers and seller because the market information is available to all parties in the transaction। सारे parties का transaction में information available होता है। ई प्रोक्योरमेंट सर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जो हमारा लास्ट है सर वो है ई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
ई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, बड़ा सिंपल वे में बताया कि जैसे प्रोक्योरमेंट होता है दोस्तों। देखो मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं, आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि प्रोक्योरमेंट में देखो यहाँ जो मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, कोई भी मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर में यहाँ इसको आएगा रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स। अब ये चला जाएगा प्रोक्योरमेंट में, ये प्रोक्योरमेंट हो गया। अब यहां जो फिनिश्ड गुड्स होगा, फिनिश्ड गुड्स, अब इसका होगा डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो अगर आप रॉ मटेरियल्स के परचेज की बात करते हो तो ये प्रोक्योरमेंट हो गया, मतलब खरीदने की बात करोगे तो प्रोक्योरमेंट हो गया, और कहीं देने की बात करोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो जैसे प्रोक्योर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ऐसे दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। इसके लिए वेबसाइट है, इसमें भी व्यापार आप ढूंढ सकते हैं। देखो कितनी जगह व्यापार का आपको ऑप्शन मिल गया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में दोस्तों, बहुत जगह पर व्यापार का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आपको जगह मिल गया दोस्तों। इसे याद रखिएगा आप, ये बहुत अच्छा जानकारी आपके साथ मैंने साझा किया है, और यही इतने ही मॉडल आज के डेट में अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मॉडल में, जिसमें आप व्यापार कर सकते हैं। तो एक बार मैं कंक्लूड करूंगा कि कहां कहां पर हमारे को व्यापार करने का ऑप्शन मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। या तो हम अपना ये स्टोर खोल के बैठ जाएं, या तो हम शॉपिंग मॉल की बात करें, ई शॉपिंग मॉल की बात करें। तो ई शॉपिंग मॉल एक थोड़ा बड़ा व्यापार हुआ जहां पर आप व्यापार नहीं करते, दूसरे को व्यापार करने के लिए अलाउ करते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे आप ई ऑक्शन की वेबसाइट का काम कर सकते हैं। चौथे नंबर पे सर आप पोर्टल्स का काम कर सकते हैं, जिसमें आप दोनों पार्टी को मिला देंगे और आप पैसा लेके निकल जाएंगे, राइट। अब ये हो गया आपका, चौथा हो गया। पांचवा बायर एग्रीगेटर का काम कर सकते हैं सर, आप बायर्स को जोड़िए और सेलर से कम रेट पे सामान खरीद के बायर्स को सर बेच दीजिए, तो बायर एग्रीगेटर्स का आप काम कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि क्या फ्लिपकार्ट और अमेजॉन बायर एग्रीगेटर का काम नहीं करता? सर अब कुछ हद तक आप कह सकते हो बायर एग्रीगेटर का काम कर रहा है, क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन का भी काम सर यही है, लेकिन एक्चुअल में वो स्टोर्स हुआ, उसने स्टोर्स खोल रखा है। लेकिन जोमेटो की बात करें तो जोमेटो का ऐसा सच कोई ऐसा स्टोर्स नहीं है सर, इसीलिए मैंने कहा कुछ हद तक, लेकिन आप 100% नहीं कह सकते सर। तो ये हमारा हो गया, दिस इज बायर्स एग्रीगेटर हो गया। बायर्स एग्रीगेटर्स के बाद सर आप मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, ई मार्केटिंग में आप आ सकते हैं, राइट, मार्केटिंग में आ सकते हैं सर आप। ई प्रोक्योरमेंट में आ सकते हैं, ई प्रोक्योरमेंट का आप काम कर सकते हैं। ई प्रोक्योरमेंट के बाद आप ई डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप्स का बिजनेस मॉडल हो गया, जो कि हम लोग ई कॉमर्स में पढ़ते हैं दोस्तों। ये सारा बिजनेस मॉडल आपके सामने है, देखिए, वर्चुअल कम्युनिटी, बायर एग्रीगेटर्स, पोर्टल्स, है ना, ई ऑक्शन सिस्टम, ई मॉल्स एंड ई शॉप्स। इसके बाद दोस्तों इसी पे आधारित कुछ बिजनेस मॉडल हैं जिसके बारे में इन्होंने यहाँ पर चर्चा किया, सम बिजनेस मॉडल फॉर ई कॉमर्स, जो कि ऊपर वाले पे ही आधारित है, राइट। बस केवल इतना होगा कि यहाँ थोड़ा सा कन्फाइंड होगा, कन्फाइंड वे में होगा। जैसे इन्होंने कहा B2C, देखिए B2C बिजनेस मॉडल जो है, बिजनेस टू कंज्यूमर। अब इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, अब इसमें बहुत कम समय में ये आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, बहुत कम समय में। देखिए बिजनेस टू कंज्यूमर, इसका मतलब जानकारी बिजनेस से कंज्यूमर की ओर जाएगा, कंज्यूमर की ओर जाएगा। याद होगा मैंने आपको दो बताए थे, देखिए डायरेक्ट सेलर्स इन्होंने दिया हुआ है, डायरेक्ट सेलर मैंने आपको कहा था। ई स्टोर्स पे आप आ जाओ, देखो ई शॉप्स, ई मॉल्स, ई ऑक्शन, बायर एग्रीगेटर, पोर्टल्स, ये सब इन्होंने बताया बिजनेस टू कंज्यूमर्स। ये बिजनेस टू कंज्यूमर्स में आ जाएगा। बिजनेस टू कंज्यूमर्स में क्या होता है सर? ऑनलाइन रिटेलर्स हु सेल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर थ्रू द इंटरनेट
कंज्यूमर्स को सामान आप बेच देते हैं तो ये बायर्स B2C हो गया। जैसे सिंपल आप समझो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब B2C है, B2C है जब आप सामान खरीदते हो तो। लेकिन अब आ जाओ, अमेजॉन जितने सप्लायर से सामान लेता है, मतलब अमेजॉन जो सप्लायर से लिंक है, वो हो गया B2B। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूं, अमेजॉन जो सप्लायर से लिंक है, कंज्यूमर्स को अब हटा दो, अमेजॉन जो सप्लायर से लिंक है अब हो गया B2B। वो सप्लायर से भी तो लिंक है, जैसे अमेजॉन के पास लाखों की संख्या में उसके सप्लायर्स हैं जिनका सामान वो बेचते हैं, तो अमेजॉन और उस सप्लायर्स के बीच में जो लिंक है दैट इज नॉन एज B2B। देखो यहाँ लिखा हुआ है सप्लाई चेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्वॉल्व कॉमर्स बिटवीन अ कंपनी एंड सप्लायर। आ गया, कंपनी एंड सप्लायर के बीच में, उसके चैनल पार्टनर्स के बीच में जो है उसके लिंक को, मतलब हाफ पार्ट को आप बोलोगे। ये देखो, इसको अगर आपको बेटर वे में समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे हमने कहा amazon.in, तो ये जब कंज्यूमर्स से डील करेगा तो इतना पार्ट हो गया B2C, ये हो गया B2C। लेकिन जो सप्लायर्स हैं अमेजॉन के, सप्लायर्स ऑफ अमेजॉन और यहां पर amazon.in, अब इनके बीच में जो आपस में लिंक हो गया ये हो गया हमारा B2B। B2B, दिस इज द B2B। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ जो सप्लायर्स और अमेजॉन के बीच में जो कनेक्शन है इसको हम लोग कहेंगे दैट इज नॉन एज B2B। ये B2B होगा, राइट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ई ऑक्शन, अब ऑक्शन में क्या होगा B2B। ई प्रोक्योरमेंट, ई डिस्ट्रीब्यूशन, पोर्टल्स, मार्केटिंग। पोर्टल्स में, अब पोर्टल्स में क्यों कहा, जो एक पोर्टल से और दूसरे पोर्टल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब दूसरे वेबसाइट के ई मार्केटिंग। यहाँ पर होलसेलर प्लेसेस एन ऑर्डर फ्रॉम अ कंपनी वेबसाइट एंड आफ्टर रिसीविंग द कंसाइनमेंट सेल्स एंड प्रोडक्ट टू द फाइनल कस्टमर हु कम टू बाय टू प्रोडक्ट। तो देखो होलसेलर जो होता है, जब आप सप्लायर से सामान लेते हैं तो ये आपका B2B में चला गया। अब आइए C2C है, कंज्यूमर से डायरेक्ट कंज्यूमर। दोस्तों जैसे OLX हो गया, जब आप यूज टू सामान, जैसे देखो ई ऑक्शन में यूज टू सामान बिक रहा है, वर्चुअल कम्युनिटीज में यूज टू सामान बिकते हैं दोस्तों, राइट। आप OLX.in के बारे में जानते होंगे, OLX। आप cars24.com के बारे में जानते होंगे, अक्षय कुमार इसका ऐड करता है। cars24.com में कहीं से भी कार बेच दें, कभी भी कार बेच लो, अपना खरीद भी सकते हो। तो देखो कहता है विद द C2C ई बिजनेस मॉडल कंज्यूमर सेल डायरेक्टली टू अदर कंज्यूमर, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को डायरेक्टली बेचता है, and classified ads and auction or by selling personal services and expertise online. C2C e-commerce allows non-untrusted parties to sell goods and service to one another. Consumer to consumer model facilitate plain and simple commerce between the consumer. In this model, revenue streams are typically matching buyers, sellers and vice versa. मतलब जब तक बायर सेलर्स का मैच नहीं होगा, जैसे आप सामान ज़्यादा में बेचना चाहते हो और हम कम में खरीदना चाहते हैं, तो कभी भी यहाँ पर डील नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पर आ गया C2B। C2B, अब C2B क्या हुआ दोस्तों, ध्यान देना, जानकारी अब कंज्यूमर से जाएगा बिजनेस की ओर, कंज्यूमर से बिजनेस की ओर। जैसे देखो आप अगर किसी ऐसे वेबसाइट है जहाँ पर आप अपना जानकारी छोड़ देते हो कि ये जानकारी अगर कोई कंपनी मैच करता हो तो हमारे को बताना। जैसे आपने कहा मुझे होम लोन चाहिए लेकिन 5% के रेट पे होम लोन चाहिए, bankbazaar.com पे जाके आपने बोल दिया कि 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन चाहिए। अब जो बैंक आपके इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैच करता होगा, अब वो बैंक जो कम्युनिकेट आपसे कर रहा है, तो देखो कम्युनिकेशन बैंक के तरफ से हो रहा है ना आपका, लेकिन पहले तो आपने बताया ना उसको कि हमें इस रेट पे चाहिए, तो कंज्यूमर टू बिजनेस हो गया। देखिए यही हुआ कंज्यूमर्स टू बिजनेस। In this model, consumers set prices and companies bid offer product and services.
यही सबसे बड़ी बात है। कंज्यूमर प्राइस सेट करता है, जो कंपनी उससे मैच करता है वो कंपनी उसके पास आते हैं। ई मार्केटिंग, ई डिस्ट्रीब्यूशन इसका एग्जाम्पल होगा। ई मार्केटिंग, ई डिस्ट्रीब्यूशन इसका एग्जाम्पल होगा। फिर है दोस्तों कंज्यूमर टू गवर्नमेंट में। अब कंज्यूमर टू गवर्नमेंट में देखो कहता है कवर्स ऑल ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन बिटवीन कंज्यूमर्स एंड गवर्नमेंट। इनकम टैक्स india.gov.in आप जानते हो, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप जाते हैं अपना रिटर्न फाइल करने के लिए सर्विस टैक्स में, तो ये आपका C2G हो गया। तो फिर G2C क्या हुआ? ओ G2C होगा गवर्नमेंट से पहले आएगा डेटा, फिर कंज्यूमर के पास आएगा। देखो C2G में क्या हुआ, कंज्यूमर गया इनकम टैक्स में डेटा देने के लिए, इसलिए C2G हुआ। अब G2C में क्या होगा, अब आप समझिए G2C में क्या होगा। मान लीजिए आपके घर के जो प्रॉपर्टी है इसकी जानकारी गवर्नमेंट ने ऑनलाइन डाल दिया। गवर्नमेंट ने ऑनलाइन इसकी जानकारी अपनी वेबसाइट पे onlineproperty.com पे डाल दिया दोस्तों। अब आपको अपनी घर की जानकारी चाहिए, या मान लो कोई घर खरीद रहे हो उसकी आपको जानकारी चाहिए, आप उस वेबसाइट पे जाइए, वो जानकारी ले लीजिए। तो आप हो गए G2C में, मतलब गवर्नमेंट ने पहले डाला फिर वो जानकारी आप फेच कर रहे हैं, तो ये G2C हो गया। दिस अलाउज कंज्यूमर provide feedback or ask information about government authority from public sector. Consumer can reach higher authority without going around cities. देखो आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। The aim is to reduce average time for filling citizen request for various government services. आजकल गवर्नमेंट सारी सर्विसेज ना ऑनलाइन फैसिलिटेट कर रही है, जैसे रजिस्ट्री वगैरह का काम भी ऑनलाइन हो रहा है, इसको हम G2C कहेंगे। अब दोस्तों हो गया B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट। जैसे बिजनेस अपना रिटर्न फाइल करती है, बिजनेस गवर्नमेंट को अपनी बिजनेस की जानकारी देते हैं, GST फाइल करते हैं, ये सब B2G में हो गया। B2G मॉडल इज अ वेरिएंट ऑफ B2B मॉडल। B2B का वेरिएंट क्यों हुआ, B को हटा के वहां G डाल दो। Such website are used by government, trade and exchange information, various business organization. देखो गवर्नमेंट का काम ये भी होता है दोस्तों कि कंपनी कहीं इलीगल आइटम तो नहीं बेच रहा है। जैसे मान लीजिए अब अमेजॉन है, अब अमेजॉन कहीं ड्रग्स तो नहीं बेच रहा है, अमेजॉन कहीं गन्स तो नहीं बेच रहा है। तो इसके लिए B2G का सिस्टम होता है कि बिजनेस की जानकारी गवर्नमेंट के पास सिस्टम जाती है। अभी आपने सुना होगा, अभी बड़ी रिसेंट की घटना है कि गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप को कहा कि ये जानकारी तुम्हें हमें देनी पड़ेगी। व्हाट्सएप वाले कोर्ट चले गए, कोर्ट में जाके केस हार गया, क्योंकि गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, बोला ये जानकारी तुम्हारे हमारे को साझा करनी पड़ेगी। तो व्हाट्सएप वाले ने कहा कि नहीं, ये तो प्राइवेसी का उल्लंघन है। अभी हाई कोर्ट में केस चला है, रिसेंट की घटना है, 2-3 दिन पहले की घटना है, और गवर्नमेंट वो केस उसने जीत लिया, गवर्नमेंट ने जीत लिया। व्हाट्सएप कंपनी को हार की मुंह देखनी पड़ी। और व्हाट्सएप कंपनी, मतलब आज के डेट में मैं आप लोगों को एक जानकारी, अब बात आई है तो मैं दे ही दूं दोस्तों, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ मत बोलना व्हाट्सएप वगैरह पे, भारी पड़ सकता है। गवर्नमेंट के पास सारी जानकारी, गवर्नमेंट ने कह दिया व्हाट्सएप को तुम्हें सबकी रिकॉर्ड रखनी पड़ेगी, जितनी बात होती है सबकी रिकॉर्ड, जितना मैसेज जाता है सबकी, मतलब बात की भी रिकॉर्ड, वीडियो कॉलिंग का रिकॉर्ड, सारी रिकॉर्ड होनी चाहिए। जब मांगेंगे गवर्नमेंट उनको देना पड़ेगा, उन्हें देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को अगर किसी के प्रति सस्पेक्ट होगा कि ये आदमी हमारे खिलाफ काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट तुरंत व्हाट्सएप वाले को कहेगा चल इसकी जानकारी दे मुझे। तो व्हाट्सएप वाला ये नहीं कह सकता कि ये प्राइवेसी का उल्लंघन है इसलिए मैं इसकी जानकारी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूं, उसे जानकारी देनी पड़ेगी। क्योंकि अब अगर व्हाट्सएप इंडिया में चलेगा तो उसको ये जानकारी गवर्नमेंट के साथ साझा करनी पड़ेगी। यही हुआ B2G मॉडल। B2G मॉडल बिजनेस टू गवर्नमेंट, मतलब इंफॉर्मेशन बिजनेस से गवर्नमेंट की ओर आ रही है। राइट दोस्तों, आपका ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत बड़ा टॉपिक भी था, ये हमने कंप्लीट कर दिया। अगली क्लास में बहुत अच्छा एक टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, उससे भी अच्छा टॉपिक, जिसमें अब आप लोगों को, आज तो मैंने मॉडल आपको बता दिया, लेकिन अब आइए अगर आपके माइंड में आएगा कि चलो अब ये व्यापार में से कोई ना कोई एक व्यापार शुरू करते हैं, तो शुरू करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी ये हम आपको अगली क्लास में बताएंगे कि शुरू करना है अगर तो क्या क्या चीज की हमें जरूरत पड़ेगा ई कॉमर्स सिस्टम में। सर आपको ये हम इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए सर इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए
आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।